स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, जहां पर आप देख रहे हैं कि वैसे इंडेक्स लेवल पर तो आपको थोड़ी नरमी और दबाव थ्रू द डे दिख रहा है, पर स्टॉक्स में भरपूर एक्शन होते हुए दिख रहा है। तो मिड वीक सेशन क्या आखिरी घंटे में आएगी इंडेक्स पर रिकवरी, या फिर ऐसे ही आप दबाव के साथ बने रहेंगे? इंपॉर्टेंट लेवल्स और आगे के डिस्कशन सब मिलेंगे आपको आने वाले आधे घंटे में। बट फिलहाल एक बार बाजार पर नजर डाल दीजिए। थोड़ी कमजोरी आपको इंडेक्स लेवल पर जरूर आती हुई दिख रही है। 50 अंक नीचे निफ्टी और बैंक निफ्टी भी करीब 350 अंक नीचे आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो थोड़ी कमजोरी के साथ जरूर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। बाजार 44,600 के आसपास अब आपको बैंक निफ्टी आते हुए दिखा है। रियल एस्टेट, फाइनेंस, बैंक, यहाँ पर सबसे ज़्यादा दबाव है। पौन से 1.25% नीचे दिख रहे हैं। मेटल्स, फार्मा, यहाँ पर हो रही है खरीदारी करीब आधे से 0.5% ऊपर। डाउ फ्यूचर्स 50 अंक ऊपर है। यूरोप के बाजार में भी अच्छी तेज़ी हो रही है। तो ग्लोबल क्यूज़ दोपहर में थोड़े बेहतर हैं सुबह की सुस्ती के मुकाबले में, बट अदरवाइज एक्शन आपको दोनों तरफ का होते हुए दिख रहा है। आइए जरा एक्शन के बारे में थोड़ा अनिल जी से भी बात की जाए। गुड आफ्टरनून सर। आई थिंक क्लोजिंग का इंतजार था। निफ्टी अभी 19,500 के ऊपर आया और होल्ड कर रहा है। बैंक निफ्टी भी 44,650 से आया, तो थोड़ा नीचे से बाजार हमारे जरूर रिकवर हुए हैं। बट दो चीजें, एक तो ग्लोबल मार्केट्स थोड़ा सुधरते हुए दिख रहे हैं। अमेरिकी फ्यूचर्स अगर आप इस समय देखेंगे, यूरोप की बात देखेंगे, आज रुपए में भी कुछ एक्शन नहीं हुआ है। और दूसरा, हमारे बाजार में इंडेक्स के अलग अगर आप स्टॉक्स में देखेंगे, स्पेशली ब्रॉडर मार्केट्स में, तो वहां पर तो एक्शन अच्छा बना हुआ है सर। कैसे समझ? बिल्कुल दीप, तो ओवरऑल मामला ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, सुस्त खुलने के बाद हमें इंतजार करना था। पहले किधर आते हैं, पहले नीचे आए, बाइंग रेंज में आए, वहाँ से बाइंग करनी, सेलिंग रेंज में आएंगे तो सेलिंग करनी, कुछ नहीं करना, आराम से। परफेक्ट मार्केट है। ये कह रहा है कि शांति से आप ट्रेड करोगे तो पैसे बन जाएंगे, उछल कूद करोगे तो पैसे लग जाएंगे। बहुत सिंपल सा है। 19,435, 19,535 आपका बाय जोन है। 19,467 का लो है, वहाँ पे लो बनाए। ये पहली आप एक इंस्टॉलमेंट खरीदे, यहाँ खरीद सकते हैं अगर नहीं खरीदी। दूसरा 435 आए तो और खरीदिए, 2 इंस्टॉलमेंट में लेने की बात है। ऊपर में 625, 635 की रेंज में आएगा, वहाँ प्रॉफिट बुक करके इंतजार करिए वापस से। ठीक है, सिंपल। बैंक निफ्टी सुबह अपनी बात क्लियर है कि लेने के लिए निफ्टी लेना है, बैंक निफ्टी में रहने दो। अमेरिका के बैंकों का असर थोड़ा बैंक निफ्टी पे पड़ेगा, दिख भी रहा है और कल भगा हुआ भी है। कुछ नहीं करना बैंक निफ्टी में, शांति से। वैसे पहला लेवल 19,525 का, आज का लो भी 44,525 का है, आज का लो भी 44,533 ही है। सो अगर किसी को लेना ही है तो वहाँ पे ले, 44,525 के आसपास ले ले। थोड़ा नीचे 44,275 के आसपास थोड़ा दूर है, वहाँ लेवल बनता है, तो वहाँ लीजिए और वापस आपका 44,825 से 925 की रेंज में आए, वहाँ पर बेचिए। तो आराम से, बीच में कोई ट्रेड ना करे। बीच में ट्रेड नहीं, बीच में ट्रेड, लेवल पे ही ट्रेड करे। प्रॉफिट बुक करना हो भले बीच में कर ले, एंट्री पॉइंट आपका बीच में नहीं होना चाहिए। गॉट इट। प्रॉफिट आपको करने के लिए भले, जैसा समझो आपने 525 में लिया है, ठीक है, आप 550 में 75 में कहाँ करना है वो आप कम में कर लो, 600 635 में करो, लेकिन लेने के लिए बीच में मत घुसो। अभी यहाँ 525 ठीक है, 435 आएगा तो और लेना है 2 इंस्टॉलमेंट में। ऊपर में 525 तो 600 में थोड़ा बेच दीजिए, 625 635 में दूसरा बेच दीजिए। सिंपल उस स्ट्रेटजी से ले। बैंक निफ्टी 525 के आसपास थोड़ा ले लीजिए, 44,525, नीचे आए तो थोड़ा और ऐड कर लीजिए। ऊपर में सिंपल सी चीज़ है, 45,000 के जितना नज़दीक पहुंच के बेच पाए बेचे। आज भी 975 का हाई है, 825, 875, 925 हर एक लेवल पे रुकावट है, बेचते भी रहिए। बेचने में भले आप जल्दी भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा गेन ना भी लें। सिंगल्स, नो बाउंड्रीज। आप सूर्य कुमार यादव नहीं है, प्लीज नो योर सेल्फ, KYC कर लीजिए अपनी, है ना। हाँ, कल क्या 6 मारा है, ऑप्शन के बाहर निकाल के वापस ऐसा देखा कल मैच, ऐसा होना चाहिए। हाइलाइट्स में देखा, रिप्ले में देखा, गजब। वापस वो जो पुराने वाले शॉट्स एकदम वो आ जाए, फॉर्म में आ IPL वाले उनके। मेरे को बड़ा दुख भी हुआ, लेकिन क्यों सर? 83 पे आउट हो गए ना। कल तो सेंचुरी मारनी चाहिए थी, मतलब। और बंदा देखो 44 बॉल में 83 बनाता है और फिर भी उसको डर भी नहीं कि मैं थोड़ा आराम से खेलूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, 60 में 100 कर लूँगा, अगले 17 रन बनाने हैं मुझे, वो उसके लिए 10-12 बॉल ले ली तो कौन सा पार्ट हो जाए, और मैच जीता हुआ है। यही क्वालिटी है, यही क्वालिटी है। सहवाग भी तो ऐसे ही थे ना? हाँ, सहवाग भी ऐसे थे, बिल्कुल वही। 295 पे 6 नहीं, हाँ, कोई न उनको कोई मतलब किसी रिकॉर्ड के, गजब है। और ऐसे बैट्समैन लंबे चलेंगे। हाँ, यस। बड़े दिनों बाद लगा कि इंडियन टीम को देखा कहते। हाँ, अच्छा है, रिटर्न थोड़ा कुछ तो अच्छा हुआ। ठीक है सर, चलिए बाय द वे बात करते करते मेरे को ऐसा लग रहा है कि जब कुशल अपडेट नहीं देता तब इंडियन टीम जीतती है, ऐसा सही है क्या? हाँ, कल नहीं दिया था, करेक्ट। जस्ट आस्किंग, #just asking। अगले मैच से पहले नहीं लाएंगे। ओके।
ये भी है जी। चलिए इसके आए नंबर। एक तो बजाज कंज्यूमर के आए, स्टॉक रिएक्ट भी कर रहा है, मुनाफा 250 करोड़ से बढ़कर 270 करोड़ का आया है। आई थिंक आई में भी यहाँ पर आपने बढ़त देखी है, 36 करोड़ का 48 करोड़ का कामकाजी मुनाफा भी आपको आते हुए दिखा है, तो ये एक अच्छी मूव है। वी गार्ड के नंबर्स इससे पहले आए थे अनिल जी, और वी गार्ड 6% ऊपर है। बजाज कंज्यूमर के नंबर्स तो आपको अच्छे दिख रहे हैं, बट वी गार्ड पर रखिए नजर, उसके नंबर्स थोड़ी देर पहले आए थे। 1018 करोड़ से आय बढ़कर 1215 करोड़ की आई है, करीब 20% की ग्रोथ वहां पर है। 20% की ग्रोथ मुनाफे में भी है, 53 करोड़ का मुनाफा 64 करोड़ आया है। कामकाजी मुनाफा 28% बढ़कर आया है, और मार्जिन्स भी एक्सपैंड हुए हैं, 8.1% के मार्जिन्स 8.7% पर आए हैं। तो कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल स्पेस से वी गार्ड के भी नंबर्स आपको अच्छे आते हुए दिख रहे हैं, यहां पर भी आपको रखनी है नजर। तो कुछ बढ़िया नंबर्स कंजम्पशन स्पेस से आ रहे हैं इस समय। आइए कुशल के पास चलते हैं और बात करते हैं कुछ ट्रिगर्स की। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स के लिहाज से नंबर्स काफ़ी सारे आने वाले हैं आज के दिन में भी। अभी 10 कंपनियों के नंबर्स एफएनओ स्पेस से, अब एबट इंडिया, बाटा, ग्रैन्यूल्स, आईआरसीटीसी, मैक्स फाइनेंशियल, टाटा पावर, ट्रेंट, बर्जर पेंट्स, पीआई इंडस्ट्रीज और जी एंटरटेनमेंट अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। साथ ही बर्जर पेंट्स की तो नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर जारी करने पर भी बोर्ड बैठक है। बोर्ड बैठक में एफडीसी भी तय करेगा कि यहाँ पर बायबैक को मंजूरी दें या नहीं। साथ ही जेएसडब्ल्यू इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स, यहाँ पर ट्रेडिंग सस्पेंड हो जाएगी आज की क्लोजिंग के बाद। जेएसडब्ल्यू स्टील में इनका मर्जर होता हुआ दिखेगा। जहाँ तक कल का सवाल है, ऑफकोर्स आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पर तो हम सबकी नज़र रहेगी। साथ ही निफ्टी से ग्रासिम और हीरो मोटोकॉप ये अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे, और एफएनओ स्पेस से 10 कंपनियां बायोकॉन, कॉनकॉर, इप्का लैब्स, मनप्पुरम फाइनेंस, संवर्धन मदरसन समेत पेज इंडस्ट्रीज, पिडलाइट, एल्केम लैब, अपोलो टायर्स और सेल, इस पर नजर रखिए। केआरबीएल बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ शेयर बायबैक और डिविडेंड पर विचार करेगी। साथ ही अल कार्गो लॉजिस्टिक्स से जो दो इनकी कंपनी डिमर्ज हुई है, अल कार्गो टर्मिनल्स और ट्रांस इंडिया रियल एस्टेट, ये लिस्ट होती हुई दिखेंगी, तो इस पर फोकस करना है। सुंदरम क्लेटन, इसका नाम बदल जाएगा, टीवीएस होल्डिंग्स हो जाएगा। सेंको गोल्ड, एंकर इन्वेस्टर्स जो लॉक इन है 30 दिनों का, वो भी एंड होता हुआ दिखेगा कल के दिन में। सारेगामा इंडिया, ये ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट से रोलिंग सेगमेंट में अब आ जाएगा। टीवीएस सप्लाई चेन, इसका आईपीओ कल से खुलेगा, 14 तारीख तक ये आईपीओ खुला रहेगा। कुल मिलाकर जो इशू साइज है 880 करोड़ रुपए का रखा गया है। एक्स डेट एल्केम लैब्स के डिविडेंड की है, साथ ही गोवा कार्बन ने भी जो डिविडेंड दिया था उसकी एक्स डेट है। जेएसडब्ल्यू इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स के मर्जर की भी एक्स डेट कल के दिन की है। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से जुलाई महीने का यूएस का जो सीपीआई आंकड़ा है वो भी इंपॉर्टेंट होगा। और अंत में 11 अगस्त शुक्रवार यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा हमारा आएगा, और साथ ही जुलाई महीने का हमारा सीपीआई आंकड़ा, इन्फ्लेशन आंकड़ा, उस पर भी नजर रखनी है। नंबर्स के लिहाज से काफ़ी अर्निंग्स हेवी डे 11 तारीख भी होने वाली है। अपोलो हॉस्पिटल्स, ओएनजीसी, ये तो निफ्टी से नंबर्स डिक्लेयर होंगे। साथ ही 14 कंपनियां हैं एफएनओ स्पेस से, चुनिंदा नाम बता देता हूं, एबीबी, इन्फोएज, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सिटी यूनियन बैंक। एबीबी इंडिया यहाँ पर नतीजों के साथ साथ स्पेशल डिविडेंड का भी ऐलान करती हुई दिख सकती है कंपनी। साथ ही पीएफसी नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा करेगा। सूर्य रोशनी यहाँ पर शेयर विभाजन पर और साथ ही डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट पर ये विचार करेंगे। आईटीसी की एजीएम भी है, इस पर भी इंपॉर्टेंट काफ़ी रहेगा, क्या अनाउंसमेंट्स आती है। एक्स डिविडेंड काफ़ी सारे स्टॉक्स ट्रेड करने वाले हैं, 9 कंपनियां, इसमें चुनिंदा नाम है भारतीय एयरटेल, एनटीपीसी, बीपीसीएल जैसे स्टॉक्स। और साथ ही ग्लोबल इवेंट के लिहाज से अंत में जापान के बाजारों में छुट्टी रहेगी। साथ ही यूएस के लिहाज से जुलाई महीने का पीपीआई आंकड़ा और अगस्त का जो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस डेटा है उस पर भी फोकस रहेगा। और फर्स्ट रीडिंग जो दूसरी तिमाही की जीडीपी आंकड़े हैं यूके के, वो भी आपके सामने आएंगे। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे बहुत सारे ट्रिगर्स आने वाले हैं जिस पर नजर है। आइए, कुछ नतीजे ऑलरेडी आ चुके हैं, कुछ आने वाले हैं और कुछ खबरें भी हैं। नुपुर से जानते हैं, पहले नतीजे बताएं नुपुर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले भारत फोर्ज, जहाँ पे आपको जो कंपनी की आय है वहाँ पे 21% की ग्रोथ आती हुई नजर आई है। अनुमान से भी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन बीट करते हुए कंपनी की आय आती हुई दिखी है। मुनाफा भी देखें तो 28% की ग्रोथ इस क्वार्टर में आती हुई नजर आई है। कामकाजी लेवल पर भी देखें 434 करोड़ से जो मुनाफा है वो बढ़ के 550 करोड़ के आसपास आते दिखा है। मार्जिन में भी बढ़त है, हालांकि जो अनुमान था उससे थोड़ा सा यहाँ पे डिसअपॉइंट किया है मार्जिन के लिहाज से। गुजरात पीपावाव के भी नंबर्स आते हुए दिखे जो आपको कमजोर नजर आएंगे, क्योंकि आय सिर्फ 4% से बढ़कर आई है। कामकाजी लेवल पे 5% की गिरावट है। मार्जिन्स भी आप देखें तो 54% के मार्जिन्स घट के 50% के रह गए, और मुनाफा हालांकि यहाँ पे 15% की बढ़त आती हुई नजर आई है। टीडी पावर कंपनी की आय में आपको 7% की ग्रोथ नजर आ रही है। कामकाजी लेवल पे देखें तो 40% की ग्रोथ है मुनाफे में। मार्जिन 13.5% से बढ़ के 17.5% के आते हुए दिखे, और मुनाफा भी देखें तो 24% की ग्रोथ Q1 में आती हुई नजर आई है। कल्याण ज्वेलर्स नतीजे काफी दमदार है यहाँ पे, क्योंकि कंपनी की आय करीबन 31% की ग्रोथ इस क्वार्टर में आती हुई दिखी है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 22% से बढ़कर आया है,
मार्जिन्स में भी आपको 50 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट दिखेगा और जो प्रॉफिट है वो भी 33% से इस क्वार्टर में बढ़ते हुए दिखा है। उनो मिंडा जहां पे कंपनी की क्वार्टर 1 की परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रांग है, कंपनी की आय करीबन 21% से बढ़कर आई है। कामकाजी लेवल पे देखे तो मुनाफा 24% की ग्रोथ दिखा रहा है, मुनाफे में भी 24% की ग्रोथ है और मार्जिन्स भी देखे तो 10.5% से मार्जिन्स बढ़ के 11% के आसपास आते हुए दिखे। अंदर शुगर्स जहां पे कंपनी की आय आपको 25% की गिरावट दिखा रही है, तो कमज़ोर क्वार्टर कंपनी की तरफ से रिपोर्ट हुआ है क्वार्टर 1 और कामकाजी लेवल पे 60% की गिरावट है, मार्जिन 15.5% से घट के 8% के रह गए और मुनाफा भी देखें तो आपको 70% की गिरावट यहाँ पर भी नजर आएगी। तो ये सारे रिजल्ट अब तक आए हैं। तो ये है आपके लिए कुछ नतीजे। खबरें और कौन सी हैं नुपुर? बिल्कुल, सबसे पहले डिलीवरी जहां पे हेवल्स इंडिया की तरफ से कंपनी को एक ऑर्डर मिला है, इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन सोल्यूशन करार के लिए ये ऑर्डर दिया गया, तो ये स्टॉक आज फोकस में। आइडिया फोर्ज जहां पे कंपनी को करीबन 88 करोड़ का एक नया ऑर्डर मिला है, रक्षा मंत्रालय से सर्विलेंस जो से रिलेटेड ये ऑर्डर है, तो आइडिया फोर्ज पे भी रखनी है आपको नज़र। M&M 2 लॉन्चेस यहाँ पे सामने आए, पहले E-अल्फा सुपर रिक्शा का कंपनी ने लॉन्च किया है और स्वराज 8200 व्हील हार्वेस्टर का भी आज लॉन्च होते हुए दिखे, तो दोनों की ही प्राइस आज सामने आ गई है, तो M&M भी आज फोकस में। आयशा मोटर्स के लिए ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर है जहां पे इलेक्ट्रिक ट्रक के लिए अमेजोन के साथ कंपनी ने करार किया, अगले 5 साल में 1000 इलेक्ट्रिक ट्रक सप्लाई करने वाली है कंपनी, तो ये स्टॉक भी फोकस में। REC और कुछ और स्टॉक्स है जहाँ पे आज सुबह से काफ़ी सारी बल्क डील्स हुई है, जहाँ पे REC 33 लाख शेयर के इक्विटी एक्सचेंज हुई है सुबह से। पावर ग्रिड 30 लाख शेयर, वरुण बेवरेज में देखेंगे तो आपको करीबन 68 लाख शेयर्स के सौदे नजर आएंगे सुबह से। कोल इंडिया इनफैक्ट यहाँ पर भी आज डील होती हुई दिखी है, 26 लाख शेयर्स की इक्विटी एक्सचेंज सुबह से होती हुई नजर आई है। खत्म हो गए? बहुत कम थे आज? नहीं सर, काफी ज्यादा थे। नहीं अच्छा सर। ओके, न कम न ज्यादा, बराबर है। ओके, चलिए बढ़ते आगे। और सारे खबरों वाले शेयर आप जान चुके हैं, सारे ट्रिगर्स आप जान चुके हैं। बाजार 19,525 के आसपास निफ्टी पर है, 44,700 के करीब बैंक निफ्टी पर है, नुकसान 350 अंकों का बैंक निफ्टी में, 42 अंकों का निफ्टी में, 200 अंक नीचे। सेंसेक्स एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है तैयार आपकी मदद करने के लिए अगले 1.5 घंटे के लिए। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी हैं तैयार, हिमांशु जी जुड़ चुके हैं सचिन जी के साथ और आशु मदान साहब भी हैं हमारे में, जय ठक्कर भी देंगे। आइए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आजकल फ्रंट फुट पे फुल बैटिंग करने के मूड में कुणाल जी और राकेश जी नजर आ रहे हैं। आमतौर पर क्लोजिंग शो में काफ़ी सुस्ती दिखाने वाले कुणाल जी, राकेश जी पिछले 2 दिनों से लगातार पहले बिगुल की फरमाइश करते हुए चार्ट कॉर्नर। चाहे आप कोई भी एक्सप्लेनेशन दें, माना नहीं जाएगा, देना चाहें तो दे सकते हैं, बताएं अपनी पिक। नहीं अनिल जी, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। देखिए, ये कोई हम पहली बार नहीं, मतलब कि दूसरी बार बज रहा है, दूसरी बार आफ्टरनून में बजा अनिल जी, वो दूसरी बार दूसरी बार, वो भी आपसे मिलने के बाद, वो भी दिल्ली में आपसे मिलने के बाद, फेमस चार्ट कॉर्नर के सामने फोटो खिंचवाने के बाद कुणाल जी जाग गए अनिल जी। थोड़ा टाइम से आने लगे हैं तो हम लोग थोड़ा पहले आ जाते हैं। अब कितने टाइम तक कुणाल जी मोटिवेटेड रहते हैं, देखना है इस बात को अनिल जी। राइट सर, बताए। अनिल जी, खरीदारी की राय है गेल पर, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, ऑलरेडी एक ब्रेकआउट हुआ था 114 115 के ऊपर गया, नतीजे आए, स्टॉक ने करेक्शन दी और अब करेक्शन खत्म होने के संकेत हैं और स्टॉक जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है 127 130 की तरफ कूच कर रहा है। ओवरवेट खरीदारी की राय है गेल पर। ओवर टू कुणाल जी। देखिए अनिल जी, मैंने आज सवेरे पिक ऑफ द डे में भी गेल की बात की थी, बंसल जी ने बिल्कुल भी श्रेय उसका मुझे नहीं दिया, लेकिन अनिल जी बिल्कुल खरीदारी की राय हमारी गेल पर है। और गेल के वजह यह है कि अनिल जी करेक्शन 2-3 दिन का पूरा हो चुका है, स्टॉक पे ब्रेकआउट आया है और अब हमें लगता है कि 125 की ओर ये स्टॉक बड़ी तेजी से जा सकता है, तो इन स्तरों पर बाय करके चलने की राय है। स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना है 116 रुपए पर, 116 के स्टॉप लॉस से बाय करें। पहला टारगेट होगा 122 रुपए 50 पैसे का, इवेंचुअल टारगेट 125 रुपए का। खरीदारी की राय है गेल। Okay, please treat Bansaji like your better half or life partner. His job is to find out your mistakes. और आपके appreciation करने के लिए थोड़ी पार्टनर चार्ट कॉर्नर में। बंसल जी सही है ना? नहीं अनिल जी, सुबह इन्होंने खुद बोला था कि बंसल जी का गेल ले रहा हूँ, तो अपने आप को नहीं दिया कि अपने मुंह क्या बनेंगे। कुणाल जी को कहाँ से देते हैं अनिल जी?
सही जवाब। मुझे याद है कुणाल जी ने बोला था बंसी जी का गेल ले रहा हूँ। यस करेक्ट। बिल्कुल ठीक बात है, बंसी जी को याद है, बिल्कुल ध्यान से सुना है। आइए सचिन जी के लिए बिल्कुल BTS डबल टी का। बताएं सचिन जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर SRF में कंसोलिडेशन के बाद अच्छा ब्रेकआउट नजर आया है एंड मुझे लग रहा है लगभग 100 पॉइंट की तेजी यहाँ से नजर आनी चाहिए। जिस तरीके से ये क्लस्टर ब्रेकआउट है, मुझे लग रहा है 2295 के स्टॉप लॉस के साथ अभी यहाँ पर लॉन्ग्स चेस करने चाहिए एंड ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है 2405 तक ये पर्टिकुलर मोमेंटम एक्सटेंड होगा। सो खरीदारी करनी है SRF के फ्यूचर्स में। SRF का फ्यूचर खरीदे। राय सचिन जी की, राय सुमित जी की भी जान ले बिगुल के बाद सुमित के सुपरहिट। सुमित जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक अभी मेरे रडार पे है। जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है 615 रुपए, 615 रुपए 10 पैसे। 615 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है यूपीएल। यूपीएल के अंदर पिछले 3 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं। एक अच्छी खासी गिरावट के बाद बाउंस बैक और पुल बैक के संकेत मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यूपीएल के अंदर यहां से एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। अच्छा जंप ऊपर की तरफ 2-4 दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक के अंदर नीचे में जो सपोर्ट बन रहा है 600 605 का बन रहा है, तो 600 रुपए के स्टॉप लॉस से यूपीएल में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं बाउंस बैक के तौर पे, पहला टारगेट बनेगा 630 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 640 रुपए का। 3-4 दिनों के अंदर ये लेवल ऊपर में देखने को मिल सकता है, तो 600 के स्टॉप लॉस से यूपीएल में खरीदारी करें 630 640 के टारगेट्स के लिए। 630 और 640 दो टारगेट खरीदारी करने की राय यूपीएल में। आइए बिगुल आशु सर के लिए स्विंग के सुल्तान आशु मदान। और आशु जी अपना राष्ट्र के नाम संदेश शुरू करें उससे पहले जल्दी से ट्रेंड के नंबर बता दिए जाए। नंबर दिख रहे हैं बेहद मजबूत। पहली नजर में 103 करोड़ से मुनाफा बढ़कर आता हुआ दिख रहा है 148 करोड़ का। थोड़ा अनुमान से कम है सर, थोड़ा कम है फिर भी। 181 करोड़ का अनुमान लगा है। ओ माय गॉड, अनुमान ही कुछ ज्यादा ही लग रहा है। अनुमान कुछ ज्यादा ही हो गया। बिल्कुल ठीक बात है। आय अनिल जी 2536 करोड़ की आय है, ये अनुमान से ज्यादा है। 2300 करोड़ की अनुमान आय का लगाया था, उसके सामने 2536 करोड़ की आय आई। तो शानदार ग्रोथ आय में देखिए 50% से ज्यादा की ग्रोथ है, क्योंकि 1650 करोड़ के सामने आपकी 2536 करोड़ की आय आई। तो रेवेन्यू ग्रोथ शानदार रही है और अनुमान से भी काफी ज्यादा है। मुनाफा बढ़िया ग्रोथ दिखा रहा है बट अनुमान से थोड़ा कम आते हुए दिखा है, बट नॉनदलेस अच्छे नंबर्स फर्स्ट कट पर दिख रहे हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनका कामकाजी मुनाफा भी करीब 30% बढ़कर आना चाहिए। हालांकि मार्जिन 18% के आपके लिए थोड़ा गिरकर आ सकते हैं। कामकाजी मुनाफा जी 20% बढ़कर आया, 365 करोड़ का कामकाजी मुनाफा है। हमारा अनुमान 400 करोड़ के आसपास का था। और मार्जिन में डिसअपॉइंटमेंट है सर। हालांकि स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है बट मार्जिन इनके 18.4% से गिरकर 14.4% के आए हैं। बाजार ने अनुमान 17% का लगाया था, तो मार्जिन थोड़े डिसअपॉइंटिंग है। रेवेन्यू ग्रोथ शानदार रही है सर, नो डाउट अबाउट दैट। बाकी नंबर्स थोड़े अनुमान से कम आए हैं। तो मार्जिन मिस है, ये थोड़ा सा मुश्किल वाला मामला है। तो हो सकता है इस पर स्टॉक रिएक्ट करने की कोशिश करें। देखते हैं फिलहाल कैसे क्या होता है। मार्जिन कितना है? 14%, 14.5। हाँ, अनुमान 17 का था, तो काफ़ी कम है। मार्जिन काफ़ी कम है और मुनाफा शायद इसी वजह से कम होता हुआ दिखा। मुनाफा 148 करोड़ का रहा है, हालांकि कम मतलब उम्मीद से कम। 181 करोड़ की उम्मीद थी और 148 करोड़ का मुनाफा। उम्मीद से 30-32 करोड़ थोड़ा मुनाफा कम आता हुआ दिखा है। तो ये है नंबर्स आपके लिए इस वक्त आते हैं। तो थोड़े से ऑपरेशनल फ्रंट पर मिस है, मजा नहीं है, दमदार नतीजे नहीं कहे जाएंगे और थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है ही। और थोड़ा अदर इनकम का आंकड़ा भी दीप देखिए। अदर इनकम में मुझे लगता है वहाँ से सपोर्ट आया, नहीं तो शायद रेवेन्यू भी कम होता। क्योंकि अगर रेवेन्यू इतना बढ़कर आया है और मार्जिन्स घटे तो फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना बढ़कर आना नहीं चाहिए। एक बार जरा हो सकता है कि थोड़ा सा अदर इनकम का आंकड़ा भी देखना ज़रूरी होगा। 50 करोड़ के आसपास के अदर इनकम का आंकड़ा है, शायद वो जरा एक बार नजर डाली तो थोड़े पहली नज़र में ट्रेंड कमज़ोर दिख रहे हैं ऑपरेशनल फ्रंट पर। एक बार चार्ट पर राय लेना ज़रूरी है। हिमांशु जी जरा राय दीजिए ट्रेंड के चार्ट्स देखकर। अब अगला सपोर्ट कहाँ है, किन लेवल्स पर ऊपर और नीचे की तरफ नज़र रखनी चाहिए नतीजों के बाद? जी अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। देखिए 1760-1765 इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया ऑफ सप्लाई है। जब तक ये स्टॉक इस लेवल को पार नहीं करता, फ्रेश खरीदारी से बचें, एटलीस्ट ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से।
लोअर एंड पर मुझे लगता है कि 1700 1680 ये एक सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है। तो फिलहाल ये 70-80 पॉइंट की एक जोन है। जिस तरफ भी इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, उस तरफ का मूव मुझे लगता है इसमें आते हुए नजर आ सकता है। ओके और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड नंबर्स में अलग अलग फ़र्क हो सकता है। हम स्टैंड अलोन नंबर्स चला रहे हैं क्यों, ताकि आपका बेस जो है वो बराबर कंपेयर हो पाए। Yes, sir. दीप जरा एक बार डिटेल में बता दें। बिल्कुल सर, तो स्टैंड अलोन बेसिस पर ही मैं आपको नंबर्स बता रहा हूँ। अनुमान अच्छे नंबर्स का था, नंबर्स आपके लिए थोड़े अच्छे भी आते हुए दिखे हैं जहाँ तक इसका सवाल है। मुनाफा 103 करोड़ से बढ़कर 148 करोड़ का आया है। आय 1653 करोड़ से बढ़कर 2536 करोड़ की आपको आती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा यहाँ पर भी आपने अच्छी ग्रोथ देखी है, 365 करोड़ का कामकाजी मुनाफा आपके लिए आते हुए दिखा है। अनुमान थोड़े ज़्यादा का ही था, बट ग्रोथ 20% की दिखी है। मार्जिन डिसअपॉइंटिंग है, 18.4% के घटकर 14.4% के आए। ग्रॉस मार्जिन 49% से घटकर 45% के आए। तो ऑपरेशनल बेसिस पर नंबर्स डिसअपॉइंटिंग है थोड़े से। चलिए, ऑपरेशनल नंबर थोड़े से वीक है, देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। जी आशु सर बताएं अपनी स्ट्रेटेजी। जी सर। अनिल जी, एक तो आपने अभी जो देश के नाम संदेश में, अनिल जी एक तो मेरे को पहले से वो संदीप जी से फोमो हुआ है, जो मैंने आपको सेल के बारे में बताया था, कैगर बताना है, कैप्टिव प्लांट्स बताने हैं, परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट बताना है, तो वो अनिल जी मतलब एक फोमो था। दूसरा आपने देश के नाम का कर दिया। आज सुबह सिद्धार्थ सिन्हानी जी को सुन रहा था, वो देश की रक्षा के लिए ये स्टॉक, देश के इंक्लूजन के लिए। अब मैं क्या बोलूं अनिल जी, देश के नौजवान जो 98% इस देश के ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए देश हित की स्ट्रैटेजी। अनिल जी बहुत फोमो हो रहा है आजकल, अब क्या क्या करना पड़ेगा आज? 15 अगस्त आ रहा है ना सर, सीजनल है। तो देश का सीजनल है, चिंता ना करें। हाँ 15 अगस्त तो ठीक है जी, आई एग्री अनिल जी। बिल्कुल। तो अनिल जी देखिए, अभी जो परसों जो मैंने आपकी एब्सेंस में स्टूडियो में एक स्ट्रैटेजी दी थी कि उस वक्त कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ कि यहाँ से 100-150 पॉइंट का फॉल निफ्टी में लगता है। अनिल जी वो कॉन्ट्रा ट्रेड था और कह के दीपांशु को, मतलब दीपांशु के डेडिकेट करके दिया था कि कॉन्ट्रा देना है। तो अनिल जी उस पुट स्ट्रैटेजी में थोड़े पैसे आए हैं, रीजनेबल आए हैं, 3 गुना पैसे हुए हैं। और प्रिसाइजली यही व्यू था अनिल जी के जो ये 100-150 पॉइंट का फॉल आना है वो आया और अभी रुका हुआ है। अब अनिल जी जो निफ्टी है उसमें कल के लिए एक बुल स्प्रेड बनाना है। थोड़ा सा बाउंस बैक लगता है, थोड़ा सा मतलब यहाँ से 101 पॉइंट का बाउंस बैक आ सकता है, पर अनिल जी बहुत ही कैलकुलेटिव मूव लेनी है। तो निफ्टी का बुल स्प्रेड बनाना है अनिल जी। निफ्टी चल रहा है अभी 525, 19,500 का एक कॉल लेना है, 19,600 के 2 कॉल बेचने हैं। इसकी कॉस्ट आएगी अनिल जी 20 रुपए। सेफ कहां तक है? 19,700 तक। अगर 19,600 तक चला गया अनिल जी तो इसमें जैकपॉट लग जाएगा, ये पैसा 3 गुना फिर हो जाएगा, 4 गुना भी हो सकता है। तो एक बाउंस बैक के लिए यहां से, क्योंकि जो 500 ब्रीच करके यहां से आया, हो सकता है कि बाउंस बैक आए, जिसके चांसेस बन रहे हैं निफ्टी के। तो उसमें 20 रुपए का ये स्प्रेड बनाना है अनिल जी, बुल स्प्रेड बनाना है निफ्टी के अंदर। और सेफ कहां तक है? 19,700 तक। 20 रुपए कल हम निकाल लेंगे अनिल जी। कल अब आरबीआई पॉलिसी है। एक चीज अनिल जी, अगर आपने बैंक निफ्टी की नोटिस की हो, कल और आज के अंदर 400-500 पॉइंट बैंक निफ्टी इतने प्यार से निकल गया, कोई नॉइज नहीं, कोई शोर नहीं। कल 45,100 था, 44,600 के करीब आ गया। तो मतलब 400 पॉइंट ऐसे निकल गए, कोई पैनिक नहीं है, कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है, कुछ नहीं है। रेट हाइक नहीं आना सबको पता है, डिस्काउंटेड है, प्राइस्ड इन है, कोई कमेंट्री में कुछ ऊंच नीच हो जाए। और जिस तरह से अनिल जी जिस जगह पे आके खड़ा हो गया है, तो ये एक प्रिएम्प्टिव अनिल जी प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रैटेजी है। क्योंकि अगर 44,500 बैंक निफ्टी टूट गया तो अनिल जी सीधा 400 पॉइंट का फॉल आ सकता है। पिछला लो हमने देखा था अभी रिसेंट 44,200 का बना था। तो अनिल जी उसके लिए रिवर्स बियर स्प्रेड बनाना है। 44,600 का एक पुट लेना है, 44,300 के 2 पुट बेचने हैं। इसकी कॉस्ट है 35 रुपए। मैं फिर रिपीट करता हूं जी, 44,600 अभी 650, 60, 70 चल रहा है। 600 का एक पुट लेना है, 44,300 के 2 पुट बेचने हैं। इसका कॉस्ट आएगी 35 रुपए। सेफ कहां तक है? 44,000। मुझे 44 नहीं लगता है कि अगर 44,500 टूटा अनिल जी अगेन प्रीएम्प्टिव, तो 300 पॉइंट का एकदम शार्प गिरावट आ सकती है टुवर्ड्स 44,100, 200। तो अनिल जी स्प्रेड 35 लगा के फिर 4 गुना 5 गुना पैसे दे सकता है। अगर नहीं हुआ तो अनिल जी कल हम 35 रुपए तो इसमें से रिकवर कर ही लेंगे, क्योंकि उसका भाव तो अभी 100 कुछ चल रहा है। तो बैंक निफ्टी मैंने जी बियर स्प्रेड बनाना है, निफ्टी का पिछला बियर स्प्रेड खत्म करना है और निफ्टी का बुल स्प्रेड बनाना है। तो ये अनिल जी 2 नई स्ट्रैटेजीज हैं
जिनको जरूर बनाना चाहिए अनिल जी। और ये इतनी अनिल जी बढ़िया चीज है, क्योंकि अभी भी आप देखिए, अगर आप ये एक तरह से पेयर ट्रेड हो गया। स्ट्रेंथ निफ्टी में दिख रही है, कोई ना कोई स्टॉक संभाल लेगा। बैंक निफ्टी में अभी इतना दम नहीं दिख रहा, और अगर नहीं भी आएगा तो अनिल जी कॉस्ट हमारी निकल आएगी। तो ऐसे ऐसे स्प्रेड जरूर बनाने चाहिए जिसमें कॉस्ट निकल आए और पैसा 3-4 गुना हो जाए। और अनिल जी 2 स्टॉक अशोक लेलैंड एंड ओएनजीसी, उस दिन स्टूडियो में बोला था, फिर रिट्रेट कर रहा हूं अनिल जी, ये बिल्कुल होल्ड रखने हैं डिलीवरी के लिए, ओएनजीसी एंड अशोक। और अगर किसी को लेना है तो अनिल जी ओएनजीसी का अभी हमने अपने क्लाइंट से शेयर किया है, 180 की स्ट्राइक की, ₹1.5 की कॉल है, ये लेके बैठ जाइए। और हो सकता है अनिल जी 50 पैसे का स्टॉप लॉस है, मतलब ₹1 नीचे का, और 2-3 गुना पैसा हो जाए। 3850 का लॉट है ओएनजीसी का। अगर किसी को इन द मनी 175 की लेनी है, कोई स्प्रेड बनाना है, इंप्रोवाइज करना है तो कर सकते हैं। बट आई एम अगेन रिटरेटिंग के अशोक लेलैंड एंड ओएनजीसी वी होल्ड अ वेरी पॉजिटिव व्यू। ओके, तो ये है आपके लिए सारी स्ट्रैटेजीज और अपडेट्स आशु जी की तरफ से। आशु जी, यही समझें फिर जो आप कह रहे हैं और स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि 44,000 बैंक निफ्टी पर नहीं आएगा, उसके ऊपर ही सेफ रहने वाले हैं? यस दीपांशु, 44,000 बहुत अच्छी सपोर्ट है। पिछला लो भी जो एक जब पीछे पिछले दिनों में बना था 44,200 बना था। बट अगेन दीपांशु, ये जो डाउन मूव आई है, देखिए कल और आज के दीपांशु कुछ भी न्यूज नहीं है, कुछ प्यार से 400 पॉइंट मक्खन की तरह निकाल दिया, आपको और मेरे को पता भी नहीं चला। हम स्क्रीन पे बैठे हुए हैं, कोई स्टॉक में पैनिक है नहीं है, कोई बाजार में पैनिक है नहीं है, चुपचाप निकाल दिया। तो दीपांशु ये सिग्नल होता है कि कहीं कुछ एग्रेसिव स्टेटमेंट आ जाए, कुछ कमेंट्री में कुछ आ जाए, या कुछ, मतलब अब देखिए पॉजिटिव क्या है, हाइक तो आना नहीं, मतलब होना नहीं है, डिस्काउंटेड है। अगर कुछ उससे रिलेटेड कुछ हो गया तो डाउन साइड स्टिल ओपन है दीपांशु, बाउंस बैक जरूर आ सकता है। बट आई थिंक ऐसी स्ट्रेटेजी में दीपांशु कैलकुलेटेड पंट तो करनी पड़ती है ना, तो ये आई थिंक स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी में रखनी चाहिए, निफ्टी में रिवर्स करना चाहिए। ओके, तो निफ्टी में ज़्यादा भरोसा है ऊपर जाने के लिए, बैंक निफ्टी थोड़ा आपको यहाँ से और कमज़ोर होते हुए दिख सकता है। ये है आशु जी की तरफ से उनकी कॉल। थोड़ी देर में सेठी साहब भी हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं और उसके बाद अनिल जी भी अपनी स्ट्रैटेजी देंगे। आइए तब तक एक बार IRCTC की बात कर लेते हैं। बाकी रेलवे स्टॉक्स तो एक्शन में आ गए, ये एक रेलवे स्टॉक है जिसने ज़्यादा एक्शन आपको दिखाया नहीं है। क्या नंबर्स यहाँ पर एक नई जान डालेंगे? आज वैसे थोड़ा ट्रेड अच्छा कर रहा है, डेज हाई पर भी है इस समय। वरुण हमारे साथ तैयार बताने के लिए नतीजों का अनुमान। वरुण बताइए। तो दीप, ग्रोथ तो अच्छी होने वाली है IRCTC में, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मार्जिन्स जो है वो थोड़े दिक्कत में रहने वाले हैं। आपको नंबर्स बता देता हूँ। आय में 20% की बढ़ोतरी है, 852 करोड़ से बढ़ के करीब 1025 करोड़ के आसपास आने वाला है। मुनाफा 12% बढ़ेगा, 275 करोड़ के आसपास आने का अनुमान है। लेकिन एबिटा में ग्रोथ जो है वो थोड़ी कम रहेगी, 10% के आसपास रहेगी। मार्जिन जो है 37.6% से गिर के 34.6% पे आएंगे, यानी कि 3% के आसपास कंपनी के मार्जिन गिर सकते हैं। ओवरऑल ग्रोथ अच्छी है। केटरिंग कारोबार में 20% की ग्रोथ है, टूरिज्म कारोबार में 60% की ग्रोथ है। लेकिन याद रखिएगा, कुछ हाई मार्जिन बिजनेस आपको याद होगा कोविड के टाइम इस कंपनी ने शुरू किए थे, वो पिछले साल बंद हो गए थे, तो उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट है। और साथ ही साथ इन्फ्लेशनरी प्रेशर खासकर इस कंपनी के केटरिंग कारोबार में थोड़ा बहुत देखने मिल सकता है, और उसके कारण आप देख रहे हैं कि मार्जिन जो है वो थोड़े दिक्कत में रह सकते हैं। और इसके लिए हमारा अनुमान है कि मार्जिन में 3% की गिरावट होगी। ओवरऑल ग्रोथ अच्छी है, मार्जिन थोड़े दबाव में रह सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए IRCTC। आई थिंक हर बार यही होता है, ओवरऑल ग्रोथ अच्छी आएगी, मार्जिन्स पर ही थोड़ा प्रेशर आता है। जैसे कि मैंने कहा ना कि जब से वो कोविड में इन्होंने वो जो सेकंड सीटर थी, स्लीपर सीटर सीट बिना उसमें रिजर्वेशन शुरू की थी, और वो बेस में अभी तक है, तो उसका इम्पैक्ट। और साथ ही साथ अब ये टमाटर महंगा होगा तो ITC को भी फर्क पड़ेगा, खाना तो ये भी सप्लाई करते हैं। सही बात है। तो चलिए IRCTC पर है हमारी नजर, इस पर करेंगे फोकस। आज वैसे थोड़ा एक्टिव काउंटर ट्रेड कर रहा है। आइए सेठी साहब है तैयार, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स का है वक्त। गुड आफ्टरनून सेठी साहब, बताएं कहाँ है आज आपकी नजर? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। 2 स्टॉक्स है दीपांशु जिनमें खरीदारी करनी है, और दोनों कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं। बढ़िया सर, बताएं पहला स्टॉक आज का। दीपांशु, आज का जो पहला स्टॉक है एक फार्मा से रिलेटेड स्टॉक है। स्टॉक का नाम है विमता लैब्स, जो अभी 477 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 500 रुपए के, और स्टॉप लॉस रखना है 470 का। ये कंपनी जो भी फार्मा कंपनीज या लाइफ साइंसेस इंडस्ट्री को क्लिनिकल और प्री क्लिनिकल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ये एक मेजर काम है। बट इसके अलावा कंपनी ये फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री को भी क्वालिटी और सेफ्टी टेस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फिर इन्होंने एक नया सेगमेंट में फोरे किया, जिसके अंतर्गत ये जितने ये इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स बनाने वाली जो कंपनियां हैं, उनको भी ये टेस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। और ये जो सेक्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स का, ये EMS जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, भारत में एक
सनराइज सेक्टर के रूप में उभर रहा है और कई सारी कंपनियां इस सेक्टर से मैंने पहले रिकमेंड करी है विच आर डूइंग एक्सीडिंगली वेल। मतलब अब चाइना +1 के कारण भी भारत को इसका एक बूस्ट मिल रहा है, तो वो सेगमेंट से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। फिर इस कंपनी के 16 लेबोरेटरीज है और 6 क्लिनिकल डायग्नोस्टिक पेशेंट सर्विसेज सेंटर्स है भारत में। और इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो फसाई है ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ एक 25 साल का पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके अंतर्गत इन्होंने ये जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट JNPT में एक नेशनल फूड लेबोरेटरी सेटअप करी है नवी मुंबई में, तो उसका भी एक बड़ा फायदा इस कंपनी को होता है। फिर कई सारे और अपने सेगमेंट्स में एक्सपेंशन किया, उसका फायदा आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। बाकी फंडामेंटल्स पे देखते हैं तो बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 21%, रिटर्न ऑन इक्विटी 17%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22%। एक जीरो डेट कंपनी है और वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है। 20-21 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है, मार्केट कैप है सिर्फ 1000 करोड़ के आसपास। मुझे कंपनी एक बहुत ही बड़ी फ्यूचर पोटेंशियल वाली कंपनी लगती है। मुझे लगता है इस स्टॉक को बिल्कुल यहाँ पे खरीदना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 500, स्टॉप लॉस ऑफ 470। ओके, तो ये है आपके लिए विमता लैब्स, जहां पर करनी है खरीदारी। 500 रुपए के टारगेट आ रहे हैं आपके लिए सीरी साहब की तरफ से। दूसरा स्टॉक बताएं सर। दीपांशु, आज का जो दूसरा स्टॉक है, स्टॉक का नाम है रूट मोबाइल, जो अभी 1490 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इसका शॉर्ट टर्म टारगेट है 1560 का और 1470 का स्टॉप लॉस रखना है। ये कंपनी भी एक न्यू एज कंपनी है जो कि मेनली मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स और ये जो OTT प्लेयर्स है इनको मैसेजिंग, वॉइस, ईमेल, इन सब सर्विसेज में हेल्प करती है। मतलब एक क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। कंपनी के ग्लोबल ऑपरेशंस है, 20 से ज्यादा लोकेशंस पे प्रेजेंट है और एक ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के पास। मतलब जैसे ये CPaaS मतलब जो कंज्यूमर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यूज करती है, जिसमें जैसे हम कोई भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें आजकल ये OTPs आते हैं, मैसेजेस आते हैं। मतलब एक ट्रांजैक्शन के पीछे 4-5 SMS, 4-5 ये सब आते हैं, तो उसका एक बड़ा फायदा इस कंपनी को होता है, चाहे शॉपिंग में हो, चाहे ATM यूज कर रहे हो, चाहे बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हो। और आजकल ये जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, इसका भी बड़ा फायदा इस कंपनी को होता है। और इस कंपनी ने हाल ही में भारत में मोबाइल फ्रॉड को एड्रेस करने के लिए भी एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है और पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन के लिए भी प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो उसका भी एक बड़ा फायदा होना चाहिए। ये वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनीज है फ्रॉम द न्यू एज बिजनेस जो कि प्रॉफिटेबल है। जून क्वार्टर देखेंगे तो बहुत ही दमदार था, 91 करोड़ का पैट आया, जो पिछले साल जून क्वार्टर में 71 करोड़ का पैट था। एबिटा मार्जिन आर क्लोज टू 22%। एक जीरो डेट कंपनी है, डिविडेंड देती है, 3 रुपया पर शेयर का डिविडेंड भी दिया है। और FIS भी बुलिश है, 28% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें गोल्डमैन सैक्स है, मैक्स लाइफ है, फिर बाजार के कई और रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्टेड है। स्टॉक अच्छा लगता है और एक अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। और इस कंपनी ने पिछले साल एक बाईबैक भी किया हुआ 1700 के लेवल्स पे, तो मुझे लगता है ये स्टॉक करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। 1560 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 1470 का स्टॉप लॉस। ओके, तो 1560 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। रूट मोबाइल पर भी ये भी काउंटर आपको एक्शन में आते हुए दिख सकता है। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। आइए हिमांशु जी के पास भी जाएंगे, हिटमैन हिमांशु के लिए। उसके पहले एक बार जरा SJVN के स्टॉक को पुल अप कर देते हैं। बहुत ही खराब नंबर्स आपके लिए SJVN के आते हुए दिख रहे हैं इस समय। 33% इनका रेवेन्यू गिरकर आया है। 1000 करोड़ की आय आपकी 675 करोड़ रह गई है। मुनाफा 55% गिरकर आया है। 609 करोड़ का मुनाफा आपका 271 करोड़ रह गया है। कामकाजी मुनाफा करीब 40% आपके लिए गिरकर आया है, 828 करोड़ से 503 करोड़। और मार्जिन्स भी 82.5% के 74.5% रह गए। तो अक्रॉस द बोर्ड बेहद खराब नंबर्स आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं जहां तक SJVN का सवाल है। YOY बेसिस पर हम कंपैरिजन अगर इसका करें, बहुत खराब नंबर्स आ रहे हैं और इससे स्टॉक पर भी आपको दबाव दिख रहा है। 5% आपको टूटते हुए दिख रहा है SJVN। सुमित जी एक बार जरा चार्ट भी पुल अप कर लीजिए। SJVN ज्यादातर आपसे डिस्कशन भी होता है स्टॉक पर। बहुत ही खराब नंबर्स आ रहे हैं। रेवेन्यू, प्रॉफिट, एबिटा, मार्जिन्स, चारों फ्रंट पर डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही है। 5% नीचे सर। दीपांशु, चार्ट्स के अंदर भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। पिछले हफ्ते भर के लो ब्रेक हो रहे हैं। 50 रुपया और 48 रुपया ये लेवल इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। तो एक बार फ्रेश खरीदारी अब नहीं करना है। जिन्होंने ले रखा है वो लोग एक बार बुक कर सकते हैं। 50 रुपए से लेकर 48 रुपए तक का मूव एक बार SJVN में नीचे में देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये आपके लिए SJVN में और नीचे के लेवल्स आ सकते हैं क्योंकि नंबर्स तो बेहद खराब आ रहे हैं इस कंपनी की तरफ से। आइए हिमांशु जी के पास चलते हैं, हिटमैन हिमांशु के लिए।
बताएं सर। दीप, दो कॉल्स हैं और दोनों ही कॉल्स 1 से 2 दिन के नजरिए से हैं। पहला स्टॉक है जो कैश सेगमेंट में खरीदारी करनी है, इंडिया सीमेंट। स्टॉक हालांकि लगता है कि कल से शायद F&O के बैन से बाहर आ जाएगा, लेकिन फिलहाल शायद बैन में है तो कैश में खरीदारी की जा सकती है। 225 रुपए 50 पैसे, 226 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं। यहाँ पर 220 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। पहला टारगेट 242 रुपए का, दूसरा टारगेट 250 रुपए का। दीप, इंडिया सीमेंट में खरीदारी करके चलने की सलाह है, और जिस तरह का प्राइस फॉर्मेशन और वॉल्यूम एक्टिविटी स्टॉक में आज देखने को मिल रही है, मुझे लगता है ये स्टॉक 10 से 15% तक के मूव दिखाने के लिए तैयार है। काफी अच्छा बेस बनाने के बाद स्टॉक इवेंचुअली हायर हाइज हायर लोज बनाता हुआ नजर आ रहा है, और मुझे लगता है कि ये मोमेंटम इतना स्ट्रांग है कि 250 रुपए तक की भी मूव आने वाले 1 से 2 दिनों में देखते हुए मिल सकती है। तो पहला स्टॉक रहेगा इंडिया सीमेंट का। दीप, दूसरा स्टॉक है एक फॉरगॉटन स्टॉक है F&O स्पेस का, जो कि बहुत पिटाई जिसकी हो चुकी है, और वो स्टॉक है IEX यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। यहाँ पर आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम पिछले 4 से 5 दिनों का जो प्राइस फॉर्मेशन है, जिस तरह की एक्टिविटी बनते हुए नजर आ रही है लोज पर, ऐसा लग रहा है कि शायद ये स्टॉक भी बेस बनाता हुआ नजर आ रहा है, और एक छोटा सा कैलकुलेटेड रिस्क लेके 127 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाएंगे 140 से 142 के टारगेट के लिए। मेरा ऐसा मानना है कि IEX में भी यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग रैली की शुरुआत हो सकती है, और अगर 1 से 2 दिनों में ये स्टॉक 135 रुपए के ऊपर निकलता है तो शायद अर्ली कंफर्मेशन होगी कि शायद इस स्टॉक का भी जो वर्स्ट है वो बनता हुआ हो चुका है। तो 40 142 के लिए IEX को खरीदें, फ्यूचर्स में खरीद सकते हैं इसको, बट इंडिया सीमेंट्स ये कैश में आपको खरीदना है क्योंकि वायदा कारोबार के बैन में है, तो कैश लेवल्स दे रहे हैं हिमांशु जी, और यहाँ पर आपको 242 से 250 तक के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। आइए लेते हैं अब अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी भी। अनिल जी, डेज हाई पर है अमेरिकी फ्यूचर्स, को ऐसे रनअवे गेन्स नहीं है बट अच्छे गेन्स आ रहे हैं। 1/4% ऊपर आपको डाउ फ्यूचर्स दिख रहा है, 0.4% ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स है, S&P फ्यूचर्स में भी अच्छी खरीदारी हो रही है। यूरोप में 1.5% तक की तेजी दिख रही है, फ्रांस का बाजार 1.5% ऊपर है, क्या हो गया? जर्मनी 1.25% ऊपर है, अच्छे मूड में आ गया है, भागे यूरोप और ज्यादा अच्छा दिख रहा है। एशिया उतना खास नहीं था सर, एशिया थोड़ा सुस्ती था, बट US फ्यूचर्स और यूरोप दोनों ही इस समय अच्छे दिख रहे हैं। रुपया भी हमारा स्टेबल है। बताएं सर क्या करना है इस समय? देखिए दीप, नीचे के लेवल पे खरीदने का व्यू है। जो अब जब हम शो की शुरुआत की तब 525 पर था, तब भी हम यही बोल रहे थे कि खरीदने की जगह। तो निफ्टी में नीचे 525 535 के आसपास लेना है, 425 435 के आसपास और ऐड करना है, 2 टुकड़ों में लेना है। 575 600 पहला टारगेट, उसके करीब आप पहुंच रहे हैं, 600 के आसपास 600 625 पहली प्रॉफिट बुक करें, फिर दूसरा ऊपर 650 के आसपास देखें तो ऊपर आएगा। थोड़ा डाउ फ्यूचर से सपोर्ट मिल रहा है, और आप करेक्शन सुबह का फर्स्ट हाफ का देख चुके हैं, तो थोड़ा सा डायरेक्शन ऊपर की तरफ का नजर आ रहा है, हल्का फुल्का थोड़ी रिकवरी दिख सकती है निफ्टी में, ये आपके लिए क्लियर कट है। शो की शुरुआत में 44,600 के आसपास बैंक निफ्टी था, वहाँ पर भी अपनी राय ये थी कि यहाँ से खरीदने का ही टाइम है। 44,525 के आसपास आपका सपोर्ट है, तो यहाँ भी वही है, 625 525 टुकड़ों में लीजिए। ऊपर में 825 से 925 975 की रेंज में प्रॉफिट बुक करिए। तो सिंगल्स लेते रहिए, चौके छक्के मारने की कोशिश ना करें। फिर से याद दिला दूं, जो 2 बजे का आप सूर्य कुमार यादव नहीं है, ये ध्यान है, तो आपको सिंगल्स ही लेने हैं। तो वो जो है सूर्य कुमार यादव वो अलग बात है, जो नहीं है उनको सिंगल से ही काम चलाना है टीम में बने रहने के लिए, यानी कि ट्रेडिंग में बने रहने के लिए। तो धीरे धीरे लेते रहे, सपोर्ट लेवल पे लीजिए। एक ही चीज़ करना है आज, बीच में ट्रेड मत करो, सपोर्ट के आसपास लो, रुकावट के आसपास दो, वो वाला सिंपल वही फॉर्मूले से चलना है। अच्छा डाउ फ्यूचर सपोर्ट दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई 200 बढ़ जाएगा, वही 625 635 के आसपास आएगा, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। डेटा बता दूँ जी, 19,500 के नीचे आप बंद नहीं होंगे, ये इत्मीनान रखें। 19,500 के पुट पर 1.5 करोड़ शेयर है, और 19,500 के कॉल पर भी 1.5 करोड़ शेयर है। तो अब यहाँ से 50-60 पॉइंट अगर आप घट भी जाते हैं ना, तो कॉल राइटर जो बैठा हुआ है शॉर्ट करके 19,500 का कॉल, वो खुद अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर करने भी आ जाएगा। तो 19,500 के आसपास आप सपोर्ट ले लेंगे, पहली चीज़। ऊपर 19,600 को पार करके निकलना भी होगा मुश्किल, और उसकी वजह यदि कि 19,600 के कॉल्स पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 2.25 करोड़ शेयरों का, 1 करोड़ 70 लाख शेयर, वो आपके ऊपर के लक्ष्मण रेखा है। तो ये सिंपल सी चीज़ है। तो ज़्यादा संभावना ये दिख रही है कि 19,550 19,600 के बीच में निफ्टी बंद होने की कोशिश आज कर सकता है। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी 44,500 के नीचे बंद नहीं होगा, 44,500 44,600 ये 100 पॉइंट की रेंज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल कर आएगी। 45 लाख शेयर दोनों ही जगह ओपन इंटरेस्ट में, और ऊपर में 44,800 से 45,000, यहाँ 200 पॉइंट की रेंज है,
सपोर्ट की रेंज 100 पॉइंट की है, रुकावट की रेंज 200 पॉइंट की है, 44,800 से 45,000, 44,800 के आसपास आप पहुंच रहे हैं। अगर 3 बजे तक 44,825 के पार निकल कर टिक गए तो 44,925, 975 तक जाएंगे और वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग करके थैंक यू कर लीजिए। ये फॉर्मूला लेके चलिए बस। गॉट इट, डन, गॉट इट। चलिए बढ़िया है। चलिए ये है आपके लिए अनिल जी की तरफ से राय इस समय। आइए चलते हैं सत्य जी के पास और लेते हैं उनकी कॉल BTSWT। बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पे 2 स्टॉक आइडियाज हाईलाइट करना चाहूंगा। पहला जो स्टॉक है वो है हिंडाल्को का। जिस तरीके से यहाँ पर रिकवरी हुई है, जिस पेस में इसने वापस अपने प्रीवियस डे स्विंग हाइक के आसपास का स्विंग बनाया है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम काफी तेज होगा। एंड पिछले 8 दिनों का जो कंसोलिडेशन है, मुझे लग रहा है उसका भी ब्रेकआउट यहाँ पर वेल पोजिशन हो रहा है। तो पोजिशनली मुझे लग रहा है 490 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए, बट ट्रेडिंग के लिहाज से 475 के टारगेट के लिए अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन चेस करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 458.50 पे लगाना है एंड खरीदारी करनी है हिंडाल्को के फ्यूचर्स में। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये पर्टिकुलर पोजीशन रेकमेंड की है। एंड जो दूसरा स्टॉक है, ये रिपीट कर रहा हूँ, हमने मंडे के सेशन में भी इसी पर्टिकुलर शो में रेकमेंड किया था मेट्रोपोलिस का स्ट्रक्चर। यहाँ पर भी मुझे लग रहा है जिस तरीके से वीकली चार्ट प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है 5 हफ्तों के गिरावट के बाद एक काफी बड़ा बदलाव यहाँ पर स्टॉक में नजर आ रहा है। एंड जिस तरीके से इसने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वापस यहाँ से काटा है, तो लगभग ये पर्टिकुलर मोमेंटम 1500 तक एक्सटेंड होना चाहिए। तो यहाँ पर भी खरीदारी करनी है 1408 के स्टॉप लॉस के साथ। मेट्रोपोलिस का फ्यूचर 1500 का टारगेट के 1500 के टारगेट के लिए मेट्रोपोलिस में करें खरीदारी। ये राय आपके लिए सचिन जी की तरफ से आती हुई। हिंडाल्को और ये दोनों 2-2 की जोड़ी में आजकल कॉल्स आने लगी है, चाहे वो हिमांशु जी हो चाहे सचिन जी हो। बहुत ही इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि बाद में नंबर आए ना आए, और ये इनसिक्योरिटी कोई नए एंकर या पुराने एंकर की वजह से नहीं है। हाँ। इनसिक्योरिटी है तो सिर्फ और सिर्फ 15-16 तारीख तक की। हाँ, 16 भी नहीं, 14 तारीख के, इसी हफ्ते की है। इसी हफ्ते की है। इस हफ्ते के बाद कहाँ हैं दोनों हमारे एक्सपर्ट, सचिन जी और हिमांशु जी कहाँ हैं, दिखाइए जरा। दोनों आपको इस हफ्ते के बाद अच्छी फीलिंग आने लगी, यू विल फील सिक्योर्ड। और उसका रीजन ये कि 14 तारीख तक ही नतीजों का सीजन है, 14 तारीख के बाद रिजल्ट्स आना बंद हो जाएंगे। देन वी विल बी फ्री एंड फ्री। फिर हम फिर मैं बार बार पूछूंगा, अच्छा कौन सो रहा है, किसकी नींद अभी तक नहीं खुली। तो चिंता न करें, अभी आपका समय, बाद में हमारा समय आने वाला है। तब तक आइए, आशीष का समय आ चुका है बताने के लिए टाटा पावर के रिजल्ट का अनुमान। आशीष बताएं सर। ठीक ठाक रिजल्ट आ रहे हैं सबसे मतलब ठीक ठाक से मतलब क्या? ओकेश टाइप के। ओकेश से मतलब क्या? मतलब कुछ अच्छा भी है कुछ खराब भी है वैसे। हाँ, मिले जुले। ओके राइट, नतीजा आ सकता। अब हम समझ गए, मिले जुले जी। सर पिछले साल के मुकाबले मुनाफा जो है यहाँ पर 11% की गिरावट देखने को मिल सकती है, सिर्फ 11% की। लेकिन ऑपरेशनल अगर आप देखें तो आपको नतीजे अच्छे नजर आएंगे, क्योंकि 12% जो मार्जिन पिछले साल थे, इस बार बढ़कर करीब करीब 17% के आपको देखने को मिल सकते हैं। कामकाजी मुनाफे की बात की जाए तो यहाँ पर भी आप देखिए 58% की बढ़िया बढ़त देखने को मिलेगी। और इसके पीछे कारण ये कि इनका जो सोलार है, खासतौर पर अगर आप देखें तो जो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पर एग्जीक्यूशन काफी बढ़िया देखने को मिला है। लेकिन एक थोड़ा सा डेंट इसने दिया है कि जो कोयले की कीमतें घटी हैं, इसके चलते आप देखें कि यहाँ पर बॉटम लाइन पर भी असर है, 11% की गिरावट है। टॉप लाइन में अगर आप देखा जाएगा तो 8% की गिरावट यहाँ पर आप माफ कीजिएगा 8% की बढ़त टॉप लाइन में देखने को मिलेगी। यानी कामकाजी मुनाफा 58% बढ़ेगा, मार्जिन अच्छे खासे बढ़ेंगे। सिर्फ एक मुनाफे का आंकड़ा जो थोड़ा सा निराश कर रहा है 11% की गिरावट के साथ। इसके अलावा अगर आप देखें तो बाकी सब अच्छा है, नतीजे मिले जुले आएंगे। नतीजे आएंगे मिले जुले। टाटा पावर के ये है, न बहुत अच्छे न बहुत खराब, लेकिन स्टॉक हल्का फुल्का हरे निशान में है। आइए हमारे साथ सनी अग्रवाल साहब भी कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल SBI सिक्योरिटीज से। सनी जी बताएं आपका क्या व्यू है इस वक्त टाटा पावर पर नतीजों से ठीक पहले? डेफिनेटली नतीजे मिले जुले रहेंगे। जो इनका जो कोल का जो बिजनेस है, डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन रियलाइजेशन कहीं ना कहीं उसमें हिट देखने मिलेगा। अदरवाइज जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और जो EPC बिजनेस है रिन्यूएबल साइड में, वो नंबर उम्मीद के आसपास ही होना चाहिए, मुझे ये लगता है। ओवरऑल मेरा व्यू रहेगा कि इसमें कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक व्यू रहेगा। अगर मैं इसके फेयर वैल्यू की बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि कंपनी का जो फेयर वैल्यू तकरीबन 260-270 के आसपास की वैल्यू है। तो इसमें मेरी राय रहेगी बाय ऑन डिप, ग्रेजुअली लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का स्टॉक है, लो बीटा स्टॉक है, कोई ज्यादा इसमें उथल पुथल होता नहीं है स्टॉक प्राइस के एंगल से। तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप करके ये स्ट्रेटेजी, अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उसकी रणनीति बाय ऑन डिप की होनी चाहिए टाटा पावर में। है आपके लिए टाटा पावर पर सनी जी की राय। आइए बिगुल की तैयारी आपके लिए, और बिगुल लाए उससे पहले
M6 पर कच्चे तेल के दाम नवंबर 2022 साल पर की ऊंचाई पर आगे लगे। नवंबर मतलब नवंबर तो नहीं, 8-9 महीने की ऊंचाई तो हो गई थी। नवंबर से 8 महीने ये 2 महीने 9-10 महीने की ऊंचाई पर चल रहे हैं। कच्चे तेल के बहाव 6,900 रुपए के पार निकले। ये रुपए में है, डॉलर का अलग मामला रहता है। ये M6 में जो ट्रेड हो रहा है, M6 के भाव बढ़ते हुए बढ़ते हुए आगे हम भी। तो कल क्या हुआ ना सर, जो एनर्जी कमीशन है, उन्होंने 2023 की दूसरी छमाही के लिए जो ब्रेंट का औसत लेवल है वो $86 कर दिया। आप कहेंगे $86 तो ऑलरेडी है, तो इसमें बड़ी बात क्या है? पिछले अनुमान से ये $7 ज्यादा है। तो उन्हें भी हायर प्राइसेस दिख रहे हैं सऊदी के आउटपुट कट और रशिया के एक्सपोर्ट कट के बाद। और लगभग सारी ब्रोकरेजेस बैंक्स जो हैं ये अब 90 से $100 की रेंज दे रही हैं कच्चे तेल के लिए। तो वर्ल्ड ओवर जो एक कंसेंसस व्यू बन रहा है, अभी आगे सही होगा गलत वो नहीं पता, बट कंसेंसस व्यू बन रहा है कि यहाँ से और ऊपर कच्चा तेल जाएगा और 90 से $100 तक आपको ब्रेंट आते हुए दिख सकता है इस साल। तो अगले 4 महीने में और बढ़त यहाँ से एस्टिमेट लगा रहे हैं, इसलिए शायद थोड़ा और आप दामों में इतना बड़ा उछाल देख रहे हैं सर। चलिए, तो ये है आपके लिए कच्चे तेल पर पूरा का पूरा एक्शन बढ़ता हुआ पिक ऑफ द डे। कल का काम आज ही करते हुए कुणाल जी और राकेश जी। बताएं सर। अनिल जी, पिक ऑफ द डे है हमारा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। इस स्टॉक के अंदर एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था जब ये स्टॉक 845 रुपए के अराउंड क्लोजिंग दी थी। उसके बाद 2-3 दिन गिरा। अब जिस दिन इसके अंदर ब्रेकडाउन हुआ था उस दिन के हाइस के ऊपर निकल रहा है, तो एक रिवर्सल के संकेत हैं और टेक्निकली एक नए लाइफ टाइम हाई का एक प्रबल दावेदार लगता है। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, सबसे पहले अगर आप इसका चार्ट देखते हैं तो आप देखते हैं कि 840 के आसपास एक मजबूत सपोर्ट कायम हो गया है। स्टॉक एक मेजर रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। 850-840 के नीचे जाने की संभावना बहुत कम दिखती है। ऊपर बड़ा अपसाइड बन सकता है, तो इन स्तरों पर टाटा कंज्यूमर में हमारी खरीदारी की राय है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस रखे 850 रुपए पर। 850 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की हमारी राय है। पहला टारगेट होगा 880 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 895 रुपए का। तो 880-895 के टारगेट के लिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में खरीदारी करें। ओके, टाटा कंज्यूमर खरीदारी, ये राय कुणाल जी राकेश जी की तरफ से पिक ऑफ द डे के तौर पर कल के लिए आज ही आती हुई। आइए बिगुल सचिन जी के लिए भी, नहीं सॉरी सुमित जी है, सचिन जी चेक करना पड़ेगा किसको बिगुल की सुमित जी के लिए बिगुल की रिक्वायरमेंट। एक तो नाम इतने मिलते जुलते हैं ना लोगों के, सचिन जी, सुमित जी। हाँ, वो तो अच्छा हो हम वागले साहब को संदीप जी नहीं बोलते हैं। तो एक संदीप जी वागले साहब, एक संदीप जी जैन साहब, सारे के सारे एस लेटर के आसपास बहुत कंफ्यूजन है लाइफ में। इधर देखो बचे हुए एक सनी जी थे, वो भी एस पे आ गए। आइए तो चलिए बिगुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपरहिट। बताएं सर। अनिल जी, बाय का स्टॉक अभी रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 131 रुपए 50 पैसे, 131 रुपए 70 पैसे, 131.50, 131.70 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। BEL के अंदर ब्रेकआउट है। स्टॉक का स्ट्रक्चर बढ़िया है, कंटिन्यूसली अपवर्ड ट्रेंड के अंदर चल रहा है। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें, यहाँ पे फ्रेश खरीदारी करें, क्योंकि स्टॉक के अंदर क्लास ब्रेकआउट है, रिसेंट के हाई के ऊपर है। लाइफ टाइम हाई लेवल्स जो इसके बने थे वो 133 रुपए 25 पैसे के हैं। ये ब्रेक होने वाले हैं और जैसे ही ये ब्रेक होगा तो इसका ऊपर में पहला टारगेट बनेगा 135 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 138 रुपए का। ये दोनों इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट है। पोजिशनल टारगेट में ये स्टॉक 150 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है। नीचे के अंदर स्टॉक का जो सपोर्ट है 128.50, 129 के आसपास है। 129 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के BEL में खरीदारी करें। इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट 135, 138। तो BEL यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। यहाँ पर आपको एक्शन अच्छा आते हुए दिख सकता है। मूव इस पर भी आ रही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक्चुअली ये भी काफ़ी एक्टिव काउंटर आपको होते हुए दिख सकता है। वापस इस स्पेस पर थोड़ा ट्रैक्शन बन रहा है चुनिंदा PSU काउंटर्स में। एक बार सनी अग्रवाल साहब से भी जानते हैं अगर वो कवर करते हैं। सर, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई व्यू इस पर? BEL पे डेफिनेटली एक पॉजिटिव व्यू है लॉन्ग टर्म में, बट अगर मेरा शॉर्ट टू मीडियम टर्म का व्यू रहेगा तो काइंड ऑफ न्यूट्रल व्यू रहेगा। मुझे लगता है कि जितने भी पॉजिटिविटी थी वो स्टॉक प्राइस में ऑलरेडी कैप्चर हो चुकी है। तो अगर कोई लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली इसे देख सकता है, बट अगर मुझे लगता है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में स्टॉक थोड़ा रेंज बाउंड ही ट्रेड होगा। जितने भी पॉजिटिव फैक्टर हैं वो स्टॉक प्राइस में और वैल्यूएशन में ऑलरेडी कैप्चर्ड है।
ओके, तो ये है आपके लिए BEL। पॉजिटिव्स फिलहाल इस लेवल पर कैप्चर हो गए हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, बट करंट लेवल्स पर पॉजिटिव यहाँ पर आपको कैप्चर होते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए इस पर भी रखेंगे नजर। PI इंडस्ट्रीज, आइए इसकी भी बात करते हैं। बाकी एग्रो केमिकल में तो हमने परेशानी देखी हुई है। PI इंडस्ट्रीज, आशीष, क्या ये सरप्राइज कर सकते हैं या बाकी कंपनीज की तरह यहाँ पर भी नतीजे थोड़े सुस्ती रहेंगे? दिपांशु बिल्कुल सही पकड़ा आपने कि सरप्राइज देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट इतना सरप्राइज है कि 2 बार मैंने इसका प्रीव्यू चेक कर लिया, इतने अच्छे नतीजे, वो भी केमिकल स्पेस की कंपनी से। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कैसे आगे। टॉप लाइन में आपको बताता हूँ 17% का इजाफा है। आप कामकाजी मुनाफा देखिए 19% की ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिली है। नंबर और भी बताऊंगा। मार्जिन्स में भी एक्सपांशन है, 22% के मार्जिन्स पिछले साल थे, इस बार करीब राउंड ऑफ करके बताऊं तो 23% यानी 22.7 प्रिसाइजली ग्रोथ यहाँ पर भी आपको देखने को मिली। और मुनाफे में भी अगर आप देखें तो बहुत बढ़िया 20% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली। दरअसल अगर आप देखें तो इनका जो कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस है यहाँ पर 20% की ग्रोथ है। थोड़ा सा दबाव जो है इनका एग्रोकेमिकल जो भारत में उत्पादन करते हैं यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन इसके अलावा बाकी सारे आंकड़े देखें, सब कुछ देखें, काफी पॉजिटिव है। वन ऑफ अ काइंड का नतीजा आएंगे पूरे केमिकल स्पेस में। स्ट्रॉन्गेस्ट नतीजे हैं PI इंडस्ट्रीज के, बढ़िया नंबर आएंगे। बिल्कुल, तो बढ़िया नंबर्स आने वाले हैं PI इंडस्ट्रीज के, यहाँ पर आपको रखनी है नजर। और एक बार सनी जी से इस पर भी राय लूंगा, क्योंकि सर बाकी केमिकल, एग्रोकेमिकल डिसअपॉइंटिंग नंबर्स है, बट यहाँ पर PI इंडस्ट्रीज से अच्छी परफॉर्मेंस का अनुमान है। कोई राय रखते हैं इस पर सर? क्योंकि बाकी कंपनीज के हिसाब से यहाँ पर तो नंबर्स का अनुमान एटलीस्ट अच्छा है। नहीं, डेफिनेटली PI में PI के अगर आप नतीजे देखोगे तो पिछले 2-3 क्वार्टर से काफी बेहतरीन नंबर आ रहे हैं। बाकी की कंपनी एक तरफ एग्रोकेमिकल में और PI एक तरफ, आप ऐसा कह सकते हैं। और बेसिकली इसका जो ग्रोथ ड्राइवर है वो एक्सपोर्ट्स रहा है पिछले 2-3 क्वार्टर में। जब भी अगर आप नतीजे खोल करके देखेंगे तो जो एक्सपोर्ट है दैट इज ड्राइविंग द एंटायर ग्रोथ स्टोरी इन PI इंडस्ट्री। और मुझे लगता है कि उसी के चलते हुए कहीं ना कहीं हेल्दी ऑर्डर बुक भी थी कंपनी के पास। पिछले क्वार्टर के कॉनकॉल में भी कंपनी ने कहा था कि ऑर्डर बुक काफी हेल्दी है। मुझे लगता है कि इस बार के क्वार्टर के नतीजे अगर इनलाइन विद एक्सपेक्टेशन आते हैं या बेहतर आते हैं तो डेफिनेटली ये स्टॉक 4000 के को पार करके 4500 की तरफ की चाल चलेगा एक बार। आपके लिए PI इंडस्ट्रीज पर राय इस वक्त। लेकिन नेटको फार्मा नतीजे आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। एक बार जरा नेटको फार्मा लेकर आए जरा। ये इन्फो 29% बढ़कर आए सर रेवेन्यू नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे का ये अपना स्टॉक है। बिल्कुल, और इस वजह से मैं आपको एक बार हाईलाइट करना चाहिए। नंबर से एक बार हाईलाइट करेंगे। बिल्कुल, बैंग ऑन एस्टिमेट आपके नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। हमने अनुमान लगाया था 1150 करोड़ की आय का, आपकी आय आई है 1141 करोड़, तो बिल्कुल अनुमान मुताबिक 29% बढ़कर आई है। 34% कामकाजी मुनाफा बढ़ा है। हमारा अनुमान 550 करोड़ का था, यहाँ पर 530 करोड़ का आया है। मार्जिन इनके बढ़कर आए 44.7% से बढ़कर 46.3% के आया। हमारा 47.8% का अनुमान था और 31% मुनाफा भी बढ़कर आया है। तो ओवरऑल बढ़िया नंबर्स हैं अनुमान मुताबिक, या थोड़ा आप कह सकते हैं हल्का सा अनुमान से कम, बट अदरवाइज बहुत ही बढ़िया नंबर्स आते हैं। देखते हैं जो ग्रोथ है वो अच्छी आपको दिखिए। 29% की रेवेन्यू ग्रोथ, 31% की मुनाफे की ग्रोथ, 34% की कामकाजी मुनाफे की ग्रोथ और मार्जिन एक्सपेंशन भी यहां पर आपने होते हुए दिखा है। तो चारों पैरामीटर्स पर अनिल जी अच्छे नंबर्स आते हुए दिखे हैं नेटको फार्मा के लिए, इसलिए स्टॉक भी रिएक्ट कर रहा है। 4.5% ऊपर इस समय नेटको फार्मा का आपको स्टॉक भी दिख रहा है। बिल्कुल, तो एक और बेहद शानदार नतीजे आपके नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे। मैं आपको बताया गया था कि क्यों नेटको फार्मा के मजबूत नंबर आ सकते हैं और वैसी की वैसी ही दमदार परफॉर्मेंस आप आते हुए देख सकते हैं। तो फार्मा स्टॉक्स वैसे भी एक्शन में है और इन दमदार नतीजों के बाद नेटको फार्मा दिन की ऊंचाइयों पर पहुंचता हुआ, और उस पर राय देंगे हमें कुणाल जी, तकनीकी विशेषज्ञ के तौर पर। कुणाल जी फरमाएं। अनिल जी देखिए, बहुत शानदार अपमूव स्टॉक में हमने देखा है और पूरे फार्मा स्पेस में एक बड़ी शानदार रिकवरी हो रही है। नेटको फार्मा अनिल जी नीचे से चला है और एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाता हुआ चार्ट पर अब और ऊपर के लेवल्स दिखा रहा है। एक कंजेशन मुझे 945 950 के आसपास नजर आता है, जो कि अभी यहाँ से 5% दूर है। वहां पर मुझे लगता है कि कुछ संघर्ष होना चाहिए। 950 का लेवल पार होगा तो फिर 1100 के दरवाजे खुल जाएंगे। कुल मिलाकर जिनके पास पोजीशन है बने रहे, एक स्टॉप लॉस रखें 880 पर होल्ड करने की राय। तो ये है आपके लिए राय नेटको फार्मा पर मजबूत नतीजों के बाद एक्शन पूरा होता दिख रहा है। और इस बीच आइए इन्फोसिस को लेकर भी एक खबर आती हुई दिख रही है। सेबी की तरफ से इन्फोसिस को एक वार्निंग लेटर दिया गया है और इस वार्निंग लेटर में ये कहा गया है कि कुछ जो टॉप मैनेजमेंट में जो उनके लोग हैं, जो की मैनेजर पर्सन जिनको बोलते हैं KMP, उनकी एक लिस्ट जो इन्फोसिस को देनी थी उसको देने में शायद उन्होंने कोई कमी रखी है। और इन्फोसिस का ये कहना है कि ये कमी तो हुई है, लेकिन ये उस वक्त हुई थी जब कोविड चल रहा था 2021 के टाइम पे,
तब वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन शायद नहीं दे पाए। क्या है डिटेल्स? बेसिकली एक चीज होती है सर, SDD, स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटाबेस, ठीक है, ये हर कंपनी को मेंटेन करनी पड़ती है और इसमें पीरियोडिक आपको अपडेट्स देने पड़ते हैं। इसके अपडेट में FY21 की बात चल रही है, यानी कि 2020-2021 की समय की बात है, जब यहाँ पर कुछ लैप्सेस हुए थे, कुछ डिले हुए थे। अब कंपनी का कहना है कि हाँ ये डिले हुए थे, पर ये कोविड का समय था, जब लार्ज पार्ट ऑफ वर्कफोर्स आपकी वर्क फ्रॉम होम कर रही थी या अलग अलग प्रेमाइसिस से कर रही थी, तो उस समय ये रिकॉर्ड लॉजिस्टिकली कोऑर्डिनेट करना और मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल था। इसलिए यहां पर ये जो इंफॉर्मेशन थी वो डिले हो गई SDD सिस्टम में अपडेट करने के लिए। तो कंपनी के पास इंफॉर्मेशन थी, बट ये डिले हुआ क्योंकि लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन उस समय करना मुश्किल था, वर्क फ्रॉम होम की वजह से और कोविड की वजह से। कंपनी वैसे कह रही है कि हम अपनी इंटरनल डेटाबेस अच्छे से मेंटेन करते हैं, बट हाँ, हम इस प्रोसेस को फिर से रिव्यू करेंगे और देखेंगे, ड्यू डिलिजेंस करेंगे कि किस वजह से एग्जैक्टली ये परेशानी हुई। तो कंपनी माननी है कि ये इशू हुआ, सेबी ने इस पर मुद्दा उठाया है, कंपनी इस पर अपनी तरफ से जांच भी करेगी और इंश्योर करेगी कि आगे ऐसा ना हो। परफेक्ट, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा खबर। और इसका फाइनेंशियल ऑपरेशन से कुछ कोई लेन देन नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग थी जो आती थी सेबी की तरफ से। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। बिगुल आशु सर के लिए स्विंग के सुल्तान आशु मदान। आशु सर बताएं। अनिल जी, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर रहा है और उसमें बहुत ही अच्छी करेक्शन आई और उस करेक्शन के बाद अनिल जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल आया। स्टॉक है अनिल जी टाटा मोटर की अनिल जी 622-23 का फ्यूचर चल रहा है, हमें 610 की इन द मनी कॉल लेनी है, जिसका भाव चल रहा है 22-23 साढ़े 23 रुपए, और 635 की अनिल जी एक ही बेचनी है। ये 1:1 का स्प्रेड बनाना है। 610 की अनिल जी इन द मनी लेनी है 23 साढ़े 23 रुपए में, और वो 11:30-12 में बिकेगी 635, 25 रुपए ऊपर वहां से। इसकी कॉस्ट आ जाएगी अनिल जी हमारी 12 रुपए, तो 610 प्लस 12 622, वही फ्यूचर चल रहा है। तो अनिल जी फ्यूचर को रिप्लेस कर दिया है ऑप्शन के थ्रू, ताकि डाउनवर्ड रिस्क मेंटली और लॉजिकली भी, मतलब इन रियलिटी भी खत्म हो जाए। अनिल जी 655 का टाटा मोटर 610 11 12 13 से वहां से एक अच्छी मूवमेंट दिखाई है। तो अनिल जी अब ये रिवर्सल मुझे लगता है कि वापस इसको अपनी जो रिसेंट हाइज की इफ नॉट क्रॉस, मतलब क्लोजर टू रिसेंट हाई 640 तक भी ले जा सकता है। तो अनिल जी ये स्प्रेड में टाटा मोटर में जो आज सिग्नल आया बहुत अच्छा है, और अनिल जी स्ट्रॉन्ग काउंटर तो है ही, और स्ट्रॉन्ग काउंटर में एक अच्छी करेक्शन मिल जाए, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा में पीछे मिली अनिल जी RBL की रीजन की वजह से, तो वहां से देखिए क्या रिवर्सल आया। तो टाटा मोटर का अनिल जी इन द मनी 610 का कॉल लेना है, आउट ऑफ द मनी 635 बेचना है, कॉस्ट है 12 रुपए, 610 प्लस 12 622, ये अच्छा ट्रेड बन सकता है अनिल जी। ओके, टाटा मोटर्स 610 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीदिए और एक ही कॉल ऑप्शन बेचिए 635 वाला। तो इसका मतलब आप समझ जाओ, अगर आशु जी एक खरीदे एक बेचे, इसका मतलब समझ लीजिए भाई बुलिश ज़्यादा है। हाँ, करेक्ट, तो ज़्यादा बुलिश है, मतलब जल्दी से, मतलब आशु सर ठीक है ना ऐसा ये समझना, मतलब या कोई गलत है हमारा इंटरप्रिटेशन तो बताइए। अनिल जी बिल्कुल ठीक, हाथ जोड़ के आपको कहते तो बिल्कुल ठीक। आप अनिल जी वो जो आपका मन होता है कि कब आपने कंक्लूजन देना है, हाँ ये बात सही है, सारे राइट होते हैं। जब मेरा मन होता है कंक्लूजन देता हूँ, जब मेरा मन होता है कंफ्यूजन कर देता हूँ तो दोनों मेरे हाथ में है क्यों बंसल जी, सही है ना? कंफ्यूजन कंक्लूजन जब मन हो तब कर लेना चाहिए, क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, देखिए मैं तो खुद इस कंफ्यूजन में था कि हाँ। ये हमारे हिमांशु जी किसके डर से दो कॉल एक बिगुल में दे रहे हैं, हाँ। कि क्यों घबरा रहे हैं। तो अनिल जी उसी समय आपने कंक्लूजन दिया कि भैया ये रिजल्ट का सीजन चल रहा है, इनको घबराहट हो रही है, तो मेरी कंफ्यूजन भी दूर हो गई और बाकी लोगों को भी समझ में आ गया। अनिल जी अकेला मैं तो कंफ्यूज रहूंगा नहीं। हाँ, नहीं आपका तो क्या है कि ट्रांसपेरेंसी बहुत है ना, दिल एकदम आपका पारदर्शी साफ है। आप तो जो अगर कंफ्यूजन होता है तो आप बोल देते हो, नहीं समझ में आता तो बोल देते हो, बाकी सब आपके मुकाबले में एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं, पकड़ा जाते हैं बाकी ओके, चलिए इस बीच 19,600 के पार निकलता हुआ निफ्टी में अच्छी मजबूती बनती दिख रही है, और अपने बात भी कर रहे थे कि चूंकि डाउ फ्यूचर सपोर्ट करें तो आखिरी घंटे में व्यू तेजी की तरफ ज्यादा 625-635 की तरफ बढ़ता हुआ निफ्टी, ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा। और अगर दीप आज आप 635 के पार निकलते हैं, कल का 634 का हाई था, तो आज और एक इंटरेस्टिंग चीज ये देखने को मिलेगी, कल के हाई को आप पार करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो लगातार चौथा दिन आपका निफ्टी पर ऐसा होगा 1 2 3 4 हाँ कि हायर हाइज बना रहे हैं आप इंटरडे, भले थोड़े थोड़े पॉइंट से बनाए लेकिन बना रहे हैं। सो वो एक थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली
आपके लिए बात हो सकती है, लेकिन देखते हैं क्या कुछ होता है। कोशिश जारी है सर, कोशिश जारी 600 पैसे ज्यादा दूर नहीं है, 25 पॉइंट दूर। आइए ऑप्शन की स्ट्रेटजी, एक्सपायरी का ऑप्शन। सुमित बगड़िया जी हैं तैयार, बिगुल। फरमाए सर। अनिल जी, एक्सपायरी का ऑप्शन में बाय का इंडेक्स पे कॉल रहेगा, इंडेक्स पे बाय का कॉल रहेगा। सुबह पुट दिया था, उसके अंदर टारगेट हिट हुआ था। अब पूरा मार्केट के अंदर रिवर्सल के संकेत आ रहे हैं और बाउंस बैक के संकेत आ रहे हैं। तो एक्सपायरी का ऑप्शन में निफ्टी का 19,600 का कॉल लेने का सलाह रहेगा। थोड़ा सा अभी फास्ट मूवमेंट आया है, इसके लिए मेरे लेवल्स थोड़े से ऊपर नीचे हुए हैं। तो अभी सीएमपी चल रहा है 60 रुपए, तो 60 रुपए के आसपास इसमें खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 20 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 19,600 के कॉल के अंदर 100 रुपए से लेके 125 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। आज 19,600 के ऊपर क्लोजिंग आने का मतलब कल ही हमें 19,650 से लेके 19,700 तक का मूव देखने को मिल सकता है। 19,650 का प्रोबेबिलिटी आज क्लोजिंग में भी है। तो 19,600 का कॉल खरीदारी करें, 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए, 100 रुपए का और 125 रुपए का टारगेट बनेगा ऊपर में। 100-125 के टारगेट के लिए 19,600 का एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीदने राय आपके लिए आती है सुमित जी की तरफ से। आइए बर्जर पेंट्स नंबर पेश करने वाला है आज। आइए अनुमान पहले एक बार देख ले, उससे पहले EID पेरी, ये एक और स्टॉक है जिसके नतीजे आ चुके हैं, पेश करिए। सर खास नहीं दिख रहे हैं और सरप्राइजिंग है क्योंकि बाकी शुगर कंपनीज के नंबर्स अच्छे आए हैं। यहाँ पर आपको रेवेन्यू डीग्रोथ दिख रही है, यानी कि रेवेन्यू कम होकर आया है, मुनाफा भी कम होकर आया। अंजी इनफैक्ट मुनाफा आधे से भी कम हो गया। जरा निकालने की कोशिश करते हैं कि EID पेरी के कोरोमंडल किसी के पास है ना? नहीं, किसके पास है? हाँ, कोरोमंडल EID पेरी। कोरोमंडल तो ढीले थे ना, बस मेरे ख्याल से उसका असर आया होगा थोड़ा बहुत, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो सकता है। क्योंकि मेरे ख्याल से ये होल्डिंग कंपनी टाइप है EID पेरी। शुगर तो है ही, इसके अलावा दूसरे बिजनेसेस भी है, हो सकता है उसका असर दिखा। लेकिन हाँ, नंबर तो कमजोरी आप जो कह रहे हैं वो सही है। 60% मुनाफा गिरा है जी, 60% मुनाफा गिरा है। आयन की 1.5% गिर कर आई है, कामकाजी मुनाफा 3.5% गिरा है। मार्जिन में उतना बड़ा बदलाव नहीं है, बस 60% मुनाफा इनका गिर कर आया सर। तो प्रॉब्लम वहां पर है। और जैसा आप कह रहे हैं शायद थोड़ा कोरोमंडल का भी इम्पैक्ट हो सकता है, बट इतने खराब ये आपको डेफिनेटली थोड़ा चिंताजनक है। इस पर 2.5% नीचे भी अब आपको स्टॉक दिख रहा है और वैसे बाजार के रेडार पर रहता है, एक्टिवली ट्रेड होता है, एक्टिवली ट्रैक होता है। तो उस हिसाब से देखें तो नंबर्स खराब ही आपको आते हुए दिख रहे हैं। आइए एक बार जरा कुणाल जी से भी राय ली जाए। कुणाल जी जरा देखें सर और बताएं EID पेरी क्या व्यू बनता है नंबर्स के बाद। देखिए काफ़ी समय से स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है दीपांशु, और हमने देखा कि 2-3 सत्रों से गिरावट भी आते हुए दिख रही है। मुझे एक सपोर्ट नज़र आता है और ये सपोर्ट लगभग 450 रुपए के आसपास है। तो मुझे लगता है कि इन स्तरों पर जिनके पास पोजीशन है, थोड़ा सा एक लिबरल बड़ा स्टॉप लॉस रख करके होल्ड करने की राय है। स्टॉक मुझे लगता है और यहाँ से 15-20 रुपए करेक्ट हो सकता है, लेकिन उन स्तरों पर एक बड़ा सपोर्ट वहाँ पर हासिल है स्टॉक को। तो कोई बहुत बड़ा डाउनसाइड मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है लोअर लेवल्स पर वापस से बाइंग इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो ये है आपके लिए राय EID पेरी पर। आइए बर्जर पेंट्स, नुपुर बताइए कैसे रहेंगे रिजल्ट्स, अनुमान। बिल्कुल सर, दूसरे पेंट कंपनीज के भी नतीजे अच्छे आए थे, तो यहाँ पे भी अनुमान यही है कि नतीजे अच्छे आते हुए दिखेंगे। और कंपनी की आय करीबन 8% से बढ़कर 2,980 करोड़ के आसपास आ सकती है। कामकाजी लेवल पे देखें तो 27% की ग्रोथ लेके चल रहे हैं, 514 करोड़ के आसपास कामकाजी मुनाफा आ सकता है। इनफैक्ट मार्जिन भी देखें तो 14.5% के मार्जिन बढ़कर 17% के हो सकते हैं इस क्वार्टर में, यही अनुमान है। और मुनाफा भी 25% से बढ़कर 317 करोड़ के आसपास आता हुआ आपको नजर आ सकता है। डोमेस्टिक डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट की बात करें तो 12% के वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पर लेके चल रहे हैं और जो वैल्यू ग्रोथ है वो करीबन 8% के आसपास आ सकते हैं। इंडस्ट्रियल कोटिंग में भी देखें तो 10% की ग्रोथ आपको आती हुई नजर आएगी। रॉ मटेरियल के जो प्राइस घटे और कंपनी ने जो प्राइस बढ़ाए, दोनों का जो इम्पैक्ट आपको इस क्वार्टर में दिखेगा, जिसके चलते मार्जिन्स में काफ़ी सुधार इस क्वार्टर में आ सकता है। मांग और एडवर्टाइजिंग खर्चों पर रहने वाली है नज़र, क्योंकि बाकी कंपनीज ने भी एडवर्टाइजिंग स्पेंड्स बढ़ाए हैं, तो यहाँ पर मैनेजमेंट की कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी। तो नतीजे अच्छे हो सकते हैं। करीबन 12% की वॉल्यूम ग्रोथ लेकर चल रहे हैं बर्जर पेंट्स के लिए। 12% की वॉल्यूम ग्रोथ, चलिए बढ़िया नंबर्स आएंगे बर्जर पेंट्स की एक्सपेक्टेशन है। आइए देखेंगे इस पर। चलते हैं आगे। सचिन जी के लिए एक बिगुल BTS डबल टी का। बताएं सर। दीपांशु, काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी हुई है रिलायंस में एंड लगभग 2500 का जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था वहीं से ये रिबाउंड हुआ है। एंड जिस तरीके से अभी भी डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है कल के सत्र में ये पर्टिकुलर मोमेंटम कंटिन्यूड ही रहना चाहिए। सो हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है रिलायंस में खरीदारी करनी है।
जिस तरीके से इसके फ्यूचर्स के लेवल फिलहाल प्लेस्ड है, तो मुझे लग रहा है 2510 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी इस मोमेंटम को चेस किया जा सकता है। एंड मुझे लग रहा है 1 से 2 दिनों में ही लगभग 2565 से लेके 2600 के आसपास के स्विंग्स बनेंगे, तो खरीदारी करनी है अभी रिलायंस के फ्यूचर्स में भी। ओके, रिलायंस पर चलिए, निफ्टी को सहारा देने के लिए अब रिलायंस का भी योगदान आपको आते हुए दिख रहा है, ये इंटरेस्टिंग है। 2600 तक के टारगेट्स सचिन जी को रिलायंस में दिख रहे हैं। आइए एक बिगुल सुमित जी के लिए भी। कैश का ऑप्शन सुमित जी की तरफ से बताएं सर। दीपांशु, एक्सपायरी का ऑप्शन के बाद अब कैश का ऑप्शन में जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है, मेटल सेक्टर का स्टॉक है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 96 रुपए 50 पैसे। 96 मतलब 96.50 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है नेल्को, नेशनल एल्यूमिनियम, जिसको मैंने कुछ दिन पहले और बहुत पहले भी कहा है कि स्टॉक को अब ना नहीं करना है, अब इसमें तेजी का मूव देखने को मिलेगा। तो ये स्टॉक अब 3 डिजिट क्रॉस करने को तैयार है। इसके अंदर ऑप्शन के जरिए ट्रेड लेने का सलाह रहेगा। 97 वाला कॉल अभी सीएमपी 3 रुपए 25 पैसे 3 रुपए 30 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। नेल्को के अंदर मेरे को लग रहा है अब की बारी ये 100 रुपए का लेवल क्रॉस करेगा। रिसेंट के 5 दिनों के 6 दिनों के हाई ये ब्रेक कर रहा है। जैसे ही इसके अंदर ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल 97.50 ब्रेक होगा तो ये 100 रुपए से लेके 104 रुपए तक का मूव आने वाले कुछ ही दिनों में 2-4 दिनों के अंदर भी दिखा सकता है। और पूरे मेटल सेक्टर के अंदर लास्ट आधे घंटे में मोमेंटम भी बना है। तो नेल्को का 97 वाला कॉल यहाँ पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 2 रुपए 25 पैसे का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में पहला टारगेट 4.5 रुपए का, दूसरा टारगेट 5.5 रुपए का। तो खरीदारी करें नेल्को का 97 का कॉल 2.25 के स्टॉप लॉस से 4.5 5.5 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए नेल्को, वो स्टॉक जिसे आपको ना नहीं करना है। ना नहीं कहना है, हाँ। खरीदने के लिए है, हाँ। ऐसा नहीं बेचने के लिए तो ना कह सकते हो, खरीदने के लिए ना नहीं कहना ना सुमित जी। बिल्कुल अजय जी, मैंने तेजी का कॉल दिया है और अभी कुछ ही दिन पहले 70-75 पे बाय का व्यू दिया था, तब कहा था कि नेल्को को ना नहीं करना, खरीदारी करना। अच्छा, आप में से कौन कौन मानते हैं कि सुमित जी ये स्टॉक्स की जो रिकमेंड देते हैं उस मामले में अच्छे कवि हैं? इसमें कौन कौन इस बात से सहमत है? सुमित जी, अच्छे की डेफिनेशन क्या है? सुमित जी इलेक्शन में खड़े हुए वोट कहाँ से मिलेंगे आपको? या तो एक भी आधे हाथ खड़ा करने को तैयार नहीं है। अच्छा, कुणाल जी हाथ खड़ा कर रहे हैं तो भी इसलिए कर रहे हैं ताकि कुणाल जी खड़े हो तो आप उनको वोट दें। उन्होंने आपका सपोर्ट किया था। जी कुणाल जी। नहीं अनिल जी, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल अच्छे कवि हैं, हाँ। लेकिन अच्छे कवि हैं अनिल जी। अच्छा, ओके, अच्छे का। अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ सुमित जी, आपके पास एक मौका है इन सब की गलतफहमी दूर करने का कि आप अच्छे कवि नहीं हैं। ये जो हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं, आपका समय शुरू होता है अब। आपको मिलते हैं 3 मिनट, ठीक है? नेल्को की बाय रिकमेंडेशन में एक कविता बना दो, शेर 2 लाइन की। लेकिन वो नेल्को यहाँ पे आनी चाहिए, पीछे वाले पे आनी चाहिए। जिसको ना नहीं कहना वो कविता नहीं है वो पीछे वाले पे नेल्को, उसको जोड़ के बनाइए, ठीक है? बढ़िया, मतलब क्रिएटिविटी टेस्ट, बढ़िया आइडिया, हाँ, ये सबको पसंद आ रहा है। हाँ जी, अब आप मुझे मत देखो, आप काम में लगो फटाफट। आपको बनानी है सुमित जी 3 मिनट में। अरे चैट जीपीटी की मदद लो। हाँ, चैट जीपीटी से हो जाएगा, चिंता ना करो। जी लिए होमवर्क दिया है हमने सुमित जी को। तब तक चलते आगे बढ़ते। बायोकॉन रिजल्ट देगा कल, कैसे रहेंगे नतीजे, अनुमान जान लेते हैं। हमारे साथ है नूपुर बताने के लिए। नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, सिंजीन के नतीजे अच्छा आए थे तो हम एक्सपेक्टेशन ये है कि बायोकॉन के भी नतीजे अच्छे आते हुए दिखेंगे। हालांकि वाई बेसिस पे कंपेरेबल नहीं है क्योंकि कंपनी ने एक्विजिशन किया था बड़ा बायोसिमिलर्स में वाइट्रस का, जिसके नंबर्स इस क्वार्टर में आते हुए दिखेंगे। इफेक्टिव सितंबर से हुआ था, तो वाई बेसिस पे आपको कंपेरेबल नहीं नजर आएगा। हालांकि अनुमान ये है कि कंपनी की आय करीबन 3470 करोड़ के आसपास आती हुई नजर आ सकती है। कामकाजी लेवल पे देखें तो मुनाफा 825 करोड़ का लेके चल रहे हैं, मार्जिन 24% के हो सकते हैं और मुनाफा भी देखें तो आपको 150 करोड़ के आसपास आता हुआ नजर आएगा। वाइट्रस का एक्विजिशन हुआ था इसलिए वाई बेसिस पे कंपेरेबल नहीं है। बायोसिमिलर्स में जो सेल्स है वो लो बेस पे 2 गुना बढ़ के आती हुई आपको नजर आएगी। इस क्वार्टर में करीबन $250 मिलियन के आसपास की बायोसिमिलर्स की जो सेल्स है वो आती हुई दिखेगी। जेनेरिक्स में भी 23% की ग्रोथ लेके चल रहे हैं। कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है, इंसुलिन प्रोडक्ट हो गया, जो भी प्रोडक्ट्स है उसमें अच्छी ग्रोथ आने की उम्मीद है। बट
लेकिन जो कंपनी ने एक्विजिशन किया था उसके लिए डेट भी बढ़ाया था और इंटरेस्ट के खर्चे इस क्वार्टर में भी बढ़ते हुए नजर आएंगे, जिसके चलते मुनाफा दबाव में रहने वाला है। और सिंजन के नतीजे तो अच्छे आए थे, तो सब्सिडी की ग्रोथ भी अच्छी है, तो कंसोल लेवल पे आपको नतीजे अच्छे नजर आएंगे। ओके, तो ये है आपके लिए बायोकॉन, जिसके नतीजे आने वाले हैं और स्टॉक रिसेंटली आपको अच्छे एक्शन में भी आते हुए दिखा है, तो देखते हैं इस पर कैसी व्यू रहेगी। इस बीच ड्रीम फोक्स पर एक बार नज़र डाल दीजिए। यहाँ पर आपको स्टॉक 18% नीचे दिखेगा। वाई अगर आप देखेंगे तो नंबर्स इनके अच्छे हैं, बट क्यू अगर आप देखेंगे तो नंबर्स इनके खराब हैं और उस पर ज़्यादा रिएक्शन आ रहा है। एक बार वाई नंबर्स तो हम देख ही रहे हैं, एक बार इसके बाद क्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी नंबर्स चलाइए ड्रीम फोक्स के, और वहाँ पर आपको और परेशानी आती हुई दिखेगी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप ड्रीम फोक्स की बात करेंगे तो रेवेन्यू इनका सिर्फ 12% बढ़कर आया है, बट मुनाफा इनका आधा हो गया है, 50% घटकर आया है। 25 करोड़ का मुनाफा करीब 13 करोड़ का रह गया है। कामकाजी मुनाफा 48% गिरकर आया है, 34 करोड़ का मुनाफा आपके लिए 17.5 करोड़ का हो गया। और मार्जिन देखिए 14.2% के मार्जिन आपके घटकर 6.6% के हो गए हैं। तो तिमाही दर तिमाही के जो नंबर्स हैं वो बेहद खराब हैं और इससे जैसे ही नंबर्स आए हैं आपने यहाँ पर एक बड़ा करेक्शन आते हुए देखा है। तो ड्रीम फोक्स सर्विसेज वाई नंबर्स तो अच्छे हैं, बट तिमाही दर तिमाही नंबर्स बेहद खराब आपको आते हुए दिख रहे हैं और इसलिए स्टॉक पर आपने इतना बड़ा कट भी इस समय देखा है। कुणाल जी, एक बार ड्रीम फोक्स का चार्ट देखें सर, नंबर्स के बाद वर्टिकल फॉल आया है। देखिए बहुत बढ़ा हुआ है स्टॉक है दीपांशु। हमने इसमें ड्रीम रन देखा है, स्टॉक में आपने बड़ी तेजी देखी, 800 रुपए का भाव छुआ स्टॉक ने और उसके बाद अभी नतीजों के बाद हम करेक्शन आते हुए देख रहे हैं। मुझे लगता है करेक्शन में स्टॉक और थोड़ा नीचे आ सकता है। बड़ा सपोर्ट चार्ट पर जो है वो 600 रुपए के आसपास है, तो यहाँ से भी 3-4-5% की गिरावट मुमकिन है। तो कोई खरीदारी की जल्दबाजी नहीं है, वेट एंड वॉच करें। जिनके पास पोजीशन है 6 और अभी तक एग्जिट नहीं किया है, 600 का एक स्टॉप लॉस अवश्य है आपके लिए ड्रीम फॉक्स सर्विसेज, जहां पर नतीजे आए कमज़ोर और स्टॉक तेज़ गिरावट का शिकार होता हुआ दिख रहा है। एक्शन भरपूर है, इंटरेस्टिंग, और अब बैंक निफ्टी भी 44,900 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी के लिए थोड़ी रिकवरी जरूर है, लेकिन कम इसलिए है क्योंकि अल्टीमेटली डीप कल का दिन बड़ा है हमें। उससे पहले देखिए निफ्टी कल के हाइस के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है, 19,635 आ चुका है। तो आज का टारगेट नीचे और ऊपर दोनों के टारगेट हमारे निफ्टी के एक बार के तो आगे पहले। अब आइए, कल क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है। क्रेडिट पॉलिसी पर महा कवरेज आप सुबह 9:45 से हमारे साथ देखेंगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल होगा, बग्गा साहब होंगे, अतुल जोशी साहब होंगे, विकास खेमानी होंगे और वृंदा जागीरदार होंगी और बाकी सारे के सारे एक्सपर्ट्स भी होंगे, सारे दिग्गज होंगे। और आप भी अपने आप को दिग्गज फील करवाना चाहें तो मेरे पास एक ऑप्शन है। अच्छा, हाँ, हमारे सारे दर्शकों के लिए डोंट फील दैट कि आप दिग्गज नहीं हैं। हम दिग्गजों से क्या करते हैं, जब पोल लेते हैं, जैसे वरुण लेके आए थे, सबसे पूछते हैं कि पॉलिसी में क्या लगता है, महंगाई क्या होगी, क्या नहीं होगी, ये वो ऐसा वैसा। सो हमने एक पोल आपके लिए करवाया, सामने पॉलिसी के बाद आपको क्या लगता है आप बता दो, सिंपल। तो आपके लिए भी बढ़िया व्यूअर, आप अपनी राय दीजिए। पोल है, पहली बात, क्या ब्याज दरें बढ़ेंगी? दूसरा, बढ़ेंगी तो नहीं लेकिन हॉकिश स्टैंस होगा, बढ़ेंगी तो नहीं लेकिन न्यूट्रल रहेगा, बढ़ेंगी भी नहीं और साथ ही साथ डविश, सावधानी वाला, कोई बदलाव नहीं और सावधानी, ना घटेंगी ना बढ़ेंगी। ये तीनों आपके लिए स्टैंड है। गुड, ठीक है, बताइए जो आपका मन करे, राय दीजिए अपनी। आरबीआई पॉलिसी हो सकता है आपकी राय का कोई असर पड़ता हो, देखिए पॉलिसी पे स्टांस बदल जाए सर तो मजा आ जाए। स्टांस बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है। तो इसलिए हमने सोचा कि एक पोल डाल के हमारे जो दर्शक है, क्योंकि डीप पे अभी क्या है कि जो हमारे दर्शक है ना, वो इस तरीके की जो देखते हैं वो पूरे ही देखते हैं। हाँ, वो ऐसा वो मतलब है ना, उनको एक ही चैनल नंबर याद रहता जो देख रहे हैं और रिमोट को रख देते साइड में, वाले बदल रहे। और अगर रिमोट का इस्तेमाल करते भी तो खाली म्यूट अनम्यूट करने के लिए, कि कभी कोई फ़ोन ऑन आ गया, कुछ हो गया तो म्यूट कर लिया, वापस अनम्यूट। करेक्ट सर। एक तो बिजनेस चैनल सबने म्यूट पे से हटाकर अनम्यूट पे देखना शुरू कर दिया हमारा चैनल। पहले म्यूट पे ही रहता था, तो एंकर ऐसे करते रहता, किसी को समझ में नहीं आता वो क्या रहा है, बिल्कुल, है ना। exactly. अब सबको सुनने में बड़ा मजा आता है, बराबर, कि चलो यार सुने तो सही क्या कह रहे हैं। तो अनम्यूट हो गए, इसलिए चैनल एक ही चलता है। कभी कोई फ़ोन आ गया, कुछ हो गया तो म्यूट कर देना पड़ता है, बात उतनी। तो इसलिए सुनते सुनते देखते देखते हमारे दर्शक भी बहुत समझदार हो गए। उनकी खुद की एक ओपिनियन है, इसके बेसिस पे कि वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो आपने जो ओपिनियन बनाई है पॉलिसी की, प्लीज़ अपनी ओपिनियन अपने हिसाब से भी रखें। आपकी राय बहुत बहुत स्वागत है उसका।
ये आपके लिए। तो देखिए ये है बाजार की शानदार रिकवरी, आखिरी आधे घंटे में डेज हाई की तरफ बढ़ता हुआ बाजार। ऐसे में वक्त है बैन से बेनिफिट का। आशीष जी, इस वाली जो सीरीज में आपकी परफॉर्मेंस है मुझे लगता नहीं 4-5 साल में पहले कभी ऐसी आई है। सर आप याद रखना सर ये अगले साल तक। आपको याद है कि नहीं 4-5 साल में ऐसे पहले कभी नहीं आई। मैंने वही तो याद दिलाया आपको। जी बताए। सर 6 स्टॉक है हमारे पास। पहले आप आराम से सर अपडेट दूं कि नहीं, पहले तो ये डिसाइड करो कि ये कॉम्प्लीमेंट था या क्या था। नहीं था सर ये। नहीं, जो चीज़ नहीं समझ में आया उसे कॉम्प्लीमेंट समझे। जी सर। हाँ जी, आप बताएं। 6 स्टॉक है हमारे पास, 6 में से कोई भी स्टॉक एक ही स्टॉक बाहर निकल रहा है। इंडिया सीमेंट्स 77% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। बाकी सबका अपडेट दे देता हूँ। बलरामपुर चीनी 89%, हिंदुस्तान कॉपर है 90.5%, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 95%, डेल्टा कॉप 97% और चंबल फर्टिलाइजर पूरे 110% है। तो ये बाकी के 5 स्टॉक तो आपके पास बैन में बने ही रहेंगे। बाहर आ रहा है इंडिया सीमेंट 77.25% के साथ 80% से नीचे आ गया है। और काफ़ी दिनों के बाद एक चीज़ अच्छी हो रही है कि इसको रिप्लेस कोई नहीं कर रहा है। कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जिसकी पोजीशन फिलहाल 95% के ऊपर हो, तो एंट्री नहीं होगी 6 के बजाय। अब कल आपको 5 स्टॉक दिखेंगे। चलिए, एक बार आएगा इंडिया सीमेंट जिसके बाहर आने का जिक्र और ऐलान ऑलरेडी कर चुके हैं हिमांशु गुप्ता साहब। ये कल बाहर आ जाएगा, आज कैश में खरीद लो। वो बता ही चुके हैं। इंडिया सीमेंट पर बुलिश है हिमांशु जी। आइए सुमित जी की तरफ से भी बिगुल की एक रिक्वायरमेंट है। सुमित जी, बिगुल आपके लिए थोड़ा वेट कर रहा हूँ। नहीं, मैं तो खाली आपको याद दिला रहा हूँ। 3 मिनट हो गए नेल्को वाले। अगर मैं डायरेक्टली पूछता तो सुमित जी ऐसा करते जैसे आवाज ही नहीं आ रही है, कनेक्शन कटा हुआ। तो मैंने पहले कनेक्शन चेक कर लिया। तो ठीक है। बताओ सुमित जी, बना कि नहीं बना? नहीं, कोप के ऊपर नहीं बन रहा है जी। अरे ऐसे कैसे चलेगा सुमित जी यार, मतलब गजब, बहुत इजी है, बना सकते हो। अच्छा, बंसल जी ने आपकी मदद करने, ये उन लोगों के लिए चैलेंज है, उनको बना के दिखाना चाहिए अच्छे से। किसको? जिन लोगों ने भी हाथ नहीं खड़ा किया उन लोगों को। अच्छा चलिए, कुणाल जी आपकी मदद करना चाहते। जी कुणाल जी। अनिल जी, मैं तो बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अनिल जी यंग एज में, अनिल जी अब तो थोड़े बड़े हो गए हैं हमारे सुमित जी, यंग एज में अनिल जी जब कविता की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती होगी अनिल जी, अगर इसी दर्जे की कविता तभी भी बनाते अनिल जी, तो अनिल जी निश्चित फेल हो जाते। तो अब तो अनिल जी काफी सुधार आ गया है विद टाइम इनमें। नहीं, ऐसा नहीं है। फेल होने के बाद ही कविता बनाना शुरू किया, कविता बनाने की वजह से फेल नहीं हुए। उल्टा। अच्छा भाई साहब, हमारे एक दर्शक है रवि मोदी साहब, उन्होंने सुमित जी की मदद करने का फैसला लिया है और वो ये कह रहे हैं कि खरीदो नैल्को और करो डिस्को। हाँ, पीछे वाला को मिला दिया उन्होंने। मिल रहा है, थोड़ा मिल रहा है, लेकिन फिर भी सुमित जी से बेहतर माने जाएंगे। चलिए, बर्जर पेंट्स के नंबर जल्दी से बताएं जी। अच्छे नंबर्स का हम अनुमान लगा रहे थे। फर्स्ट कट मुनाफा अनुमान से बेहतर आया, 354 करोड़ का मुनाफा आपके लिए आते हुए दिख रहा है। हमारा अनुमान 317 करोड़ का था। तो फर्स्ट कट जो मुनाफे का आंकड़ा है वो तो अनुमान से आपको बेहतर ही आते दिख रहा है। कंसोलिडेटेड बेसिस पर 254 करोड़ से मुनाफा बढ़कर आपका 354 करोड़ पर आया है बर्जर पेंट्स के लिए। आय हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 3000 करोड़ की आय आनी चाहिए। बाय द वे, बोनस पर भी विचार करने वाले थे। 5 शेयरों के बदले में आपको 1 बोनस शेयर मिलेगा, ये भी अनाउंसमेंट हो चुका है। तो 5 शेयर पर 1 बोनस देने वाला है बर्जर पेंट्स, वो भी खबर है जो ध्यान रखना है। साथ ही आपने देखा है मुनाफे का आंकड़ा जो है वो अनुमान से आपके लिए बेहतर आते हुए दिखा है, यहां पर भी रखिए नजर। आय 3030 करोड़ की आई है अनिल जी, हमारे अनुमान से बेहतर आई है। 2980 करोड़ का अनुमान था, तो करीब 50 करोड़ से आय का आंकड़ा भी बढ़कर आया है, ये भी अच्छा आंकड़ा है। तो मुनाफा और आय दोनों अनुमान से बेहतर है। देखते हैं ऑपरेशनली कैसे किया है, क्योंकि हम 27% एबिटा में ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हम 17% के मार्जिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एबिटा इनका 38% बढ़कर आया, 554 करोड़ का एबिटा आया अनिल जी। 14.7% के मार्जिन इनके 18.4% के आए हैं। चारों पैरामीटर्स पर नंबर्स अच्छे, अनुमान से बेहतर और अच्छे नंबर्स बढ़िया मजबूत कहे जाएंगे। और 354 करोड़ का मुनाफा, 317 करोड़ के से ज़्यादा, 17% के मार्जिन 18.5% के आसपास आए।
कामकाजी मुनाफा 514 से 554, 40 करोड़ ज़्यादा आया है और आय का आंकड़ा भी मजबूत है। तो ओवरऑल अच्छे नंबर और दिन के निचले स्तरों से रिकवर करता हुआ बर्जर पेंट्स। और 5 पे 1 बोनस। 5 पे 1 बोनस, बोनस तो कम है, बोनस उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बट ठीक है, आजकल ज़्यादा बोनस से फ़र्क पड़ता भी नहीं। एक ज़माना था जब बोनस पे स्टॉक बड़े भागा करते थे, अब सबको समझ में आया कि बोनस से ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं। नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, स्प्लिट हो या बोनस, बात वही की वही है। ओके, चलिए, तो ये है आपके लिए बर्जर पेंट्स के रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए। आइए 3-20 की स्ट्रैटेजी भी ले लेते हैं अनिल जी से। अनिल जी, आपको 635 का लेवल चाहिए था निफ्टी पर, एग्जैक्टली उसी लेवल पर 19,635 पर निफ्टी है। बैंक निफ्टी भी स्मार्ट रिकवरी दिखा दिया, सिर्फ 75 अंक नीचे, शो की शुरुआत में ऑलमोस्ट 350 अंक नीचे था सर। तो बैंक निफ्टी में अच्छी आप कितना स्मार्ट कर दो, फिर भी हम नहीं खरीदेंगे। हम खरीदेंगे निफ्टी। निफ्टी खरीदेंगे। निफ्टी खरीदेंगे। डीप निफ्टी अच्छी क्लोजिंग दे रहा है। 650 के ऊपर देती तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता जी। चलो कोई बात नहीं, उसके आसपास दे रहा है तो आसपास दे रहा है तो एक ही कंडीशन पे खरीदेंगे। ये कंडीशन के 635 पे अभी आप तभी लेंगे जब कल 535 आ जाए तो और ले, स्टॉप लॉस में लगाए। तो 2 टुकड़ों में लेना है, अभी 635, कल 535। टारगेट ऊपर के जो बनेंगे आपके 700 से लेकर 775 की रेंज के खरीदना है निफ्टी। क्लियर है? बहुत दिनों बाद BTST के तौर पर आपको खरीदने की राय दे रहा हूँ, आजकल देता नहीं मैं। करेक्ट, प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। 650 के ऊपर बंद होता तो मैं बहुत जोश में आ जाता, बट ऐसा हो ना पाया, नहीं आया, फिर भी जोश मेरा थोड़ा ठीक है। तो मैं लेना चाहता हूँ एक कंडीशन पे कि 100 पॉइंट नीचे और खरीदना है। ठीक है, बैंक निफ्टी बंद हो रहा है आपका 44,900 के आसपास। या नहीं खरीदेंगे, न शॉर्ट करेंगे, नो लॉन्ग नो शॉर्ट, कुछ नहीं, नो ट्रेड, नोटा। कल के 45,000 के ऊपर बंद होता तो लेते, 44,800 के नीचे बंद होता तो सोचते शॉर्ट करने के। दोनों ही नहीं हो रहा, कुछ नहीं करेंगे। डन, ओनली फोकस निफ्टी, बाय 2 टुकड़ों में, एक अभी एक कल, अगर नीचे आता है तो। ठीक है सर, चलिए, ये है आपके लिए अनिल जी की तरफ से राय। आइए सुमित जी के लिए एक बिगुल, सुमित के सुपर। बताएं सर। दीपांशु, अभी जो बात चल रही थी नेल्को के ऊपर, वो तो जिन साहब ने ट्वीट करके थोड़ी सी मेरी मदद करने की, उसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोल देता हूँ कि ये स्टॉक है तेजी में, इसलिए ना करे डिस्को, बाय करे सिर्फ और सिर्फ नेल्को। इंस्पायर तो आप मेरे वाले शेयर से हुए, डिस्को और नेल्को दोनों है। चलो कोई बात नहीं सुमित जी, स्टिल वेरी गुड ट्राई, नाइस, कीप इट अप। जी सर। बिल्कुल ऐसा है ना, बनाता नहीं, लेकिन नहीं ऐसा हमको भी एज ए टीचर, मैं भी जब पढ़ता था स्कूल में तो मुझे पता है मैं कितनी खराब कविताएं पढ़ता, लेकिन मेरी टीचर ऐसे मेरा उत्साह वर्धन करती थी। वेरी गुड अनिल, ऐसा बोलते थे। जब मुझे पता है मैंने तो खराब ही बोला, अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे भी ऐसा मिला है, मोटिवेशन बहुत मिला है। आपको थोड़ा हमने ज़्यादा दिया, बस फर्क इतना ही है। बहुत धन्यवाद जी सर, बस आप एक ही समझिए, आप एक ही चीज़ का ध्यान रखें, संन्यास मत लेना बुरा मान के कि आज के बाद नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो हमारा क्या होगा, नहीं तो। जी सर बताएं। जी, जब जिसके लिए बिल्कुल बजे वो स्टॉक की बात कर, स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 2955, 2956, 2955, 2956 का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है टाइटन। टाइटन के अंदर एक गिरावट के बाद अब मोमेंटम बाय साइड का बन रहा है। टाइटन यहां से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। टाइटन के अंदर खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट बन रहा है 2915, 2920 का बन रहा है, तो 2920 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के टाइटन में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। करेक्शन के बाद जो बाउंस बैक का पहला टारगेट बनेगा वो 3000 का बनेगा, दूसरा टारगेट बनेगा 3030 का। खरीदारी करें 2920 के स्टॉप लॉस से 3030 के टारगेट्स लिए। आइए टाइटन पर आए खरीदारी की। हीरो मोटोकॉर्प नंबर्स देगा कल, आइए समझ लेते हैं। तैयार है हमारे साथ कुशल, अनुमान बताएं। बिल्कुल सर, नंबर्स के लिहाज से तो हीरो मोटोकॉर्प के अच्छे आंकड़े आते हुए दिख सकते हैं। करीबन आय के लिहाज से 6.5% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। वॉल्यूम ग्रोथ के लिहाज से 2.5 से 3.25% तक की आपको बढ़त देखने को मिल सकती है और रियलाइजेशंस में भी 9% का उछाल हम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। इस वजह से कंपनी का कामकाजी मुनाफा 23% बढ़कर लगभग 1160 करोड़ रुपए पर रह सकता है। साथ ही कंपनी की मार्जिन भी 11.2% से बढ़कर 13% की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं और मुनाफा 37% की ग्रोथ के साथ 855 करोड़ का आंकड़ा कंपनी क्लॉक इन कर सकती है। अब यही है कि रूरल मांग को लेकर कंपनी का क्या आउटलुक है और साथ ही जो नए प्रोडक्ट लॉन्च इन्होंने किए हैं उसका क्या रिस्पॉन्स है और आगे की क्या तैयारी है इस वित्तीय वर्ष के लिए, इस पर फोकस रहेगा। ओके, ये है आपके लिए कुशल की तरफ से अनुमान हीरो मोटोकॉर्प का।
चलिए यहाँ पर रखेंगे नजर। आइए एक बिगुल आ रहा है हिमांशु जी की तरफ से, हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी, काफी देर पहले रिक्वेस्ट की थी, अब तो स्टॉक में मूव आ गई, मैं फिर भी व्यू शेयर कर देता हूँ। भारत फोर्ज में जिस तरह का ब्रेकआउट है नंबर्स के बाद, और जिस तरह से भी कॉन में कुछ शायद पॉजिटिव बोला गया है, जबरदस्त ब्रेकआउट है आज ये क्लोजिंग बेसिस पर। मुझे लगता है कल ये स्टॉक 1000 रुपए की तरफ चलता हुआ नजर आ सकता है, तो थोड़ा सा बढ़ गया है, तो अगर कोई डिप मिल जाता है 5-7 रुपए का 960-62 तक, वहां पे खरीदारी करें। अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 945 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। मुझे लगता है स्टॉक 1000 रुपए के पार चलने को तैयार है। तो चलिए भारत फोर्ज इस पर रखिएगा नजर, ये काउंटर भी रेडार पर आना चाहिए। नंबर्स इसके भी आए थे। बाय द वे बर्जर पेंट्स, अनिल जी नंबर्स तो अच्छे हैं, कंपनी की कमेंट्री आई है, डबल डिजिट मिड टीन्स वॉल्यूम ग्रोथ इन्हें दिखी है बिजनेस में। तो एग्जैक्ट नंबर तो नहीं आया, हम 12% की उम्मीद लगाकर चल रहे थे। कंपनी का कहना है कि हाई डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ आई है और रूरल और अर्बन दोनों मार्केट्स में इन्हें अच्छी ग्रोथ दिखी है। तो नंबर्स भी अच्छे हैं, कमेंट्री भी कंपनी की तरफ से अच्छी ही आपको आती हुई दिख रही है। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, और इवेंटफुल ट्रेडिंग सेशन रहा है। आखिरी घंटे में जो हम रिकवरी की बात कर रहे थे, बाजार में स्मार्ट रिकवरी आपको आती हुई दिखी है। निफ्टी 19,635 के एग्जैक्ट लेवल पर है, जिस लेवल की एलजी बात भी कर रहे थे। बैंक निफ्टी भी 44,875 पर रिकवर होकर आ गया है। स्टॉक्स जहां पर आज आपको बढ़िया एक्शन दिखा और बाजार की तेजी में सहारा आते हुए दिखा है। डॉक्टर रेड्डी सुबह से ये टॉप गेनर है, निफ्टी का अभी भी टॉप गेनर है, 3.5% ऊपर। हिंडाल्को 3% ऊपर, जेएसडब्ल्यू स्टील 3% ऊपर है। टाटा मोटर्स, एमएनएम दोनों में आज बढ़िया खरीदारी आई है। कोल इंडिया, ओएनजीसी भी आपको एक्शन में दिखे, साथ ही आईटीसी में एक्शन था और रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी सहारा मिला है। सिर्फ 12-13 स्टॉक से नेगेटिव टेरिटरी में डिवीज, अपोलो दोनों में मुनाफा वसूली। मारुति सुजुकी आज फिसला है। एचयूएल, एशियन पेंट्स, टीसीएस यहां पर भी थोड़ी गिरावट थी। हीरो मोटो, भारतीय एयरटेल, ब्रिटानिया, नेस्ले यहां पर भी आपने थोड़ी वीकनेस देखी है। वायदा कारोबार की तरफ आइए, ढेरों स्टॉक्स में एक्शन था। आदित्य बिरला फैशन 7.5% उछला है। इंडिया सीमेंट, हिमांशु जी की पसंद, कल बैन से बाहर भी आ सकता है, 0.25% ऊपर। ट्रेंड में अच्छी खरीदारी रही है। नंबर्स हालांकि थोड़े इनके सुस्त आए थे। वोल्टास में आपको एक्शन दिखा है, सुबह इसकी बात भी हो रही थी। साथ ही हिंदुस्तान कॉपर हालांकि बैन में है बट अच्छी तेजी आज आई है। जेएसपीएल में आपने अच्छी खरीदारी देखी है। बीएचईएल, मेट्रोपोलिस, पेट्रोनेट, जेके सीमेंट, रैमको सीमेंट, पीवीआर और अल्केम लैबोरेटरीज यहां पर भी पॉजिटिव एक्शन दिखा। गिरावट बाटा इंडिया 3.5%, इसके नंबर्स आने वाले हैं। मैक्स फाइनेंशियल में प्रेशर था, सिंजीन में वीकनेस रही। गोदरेज प्रॉपर्टीज भी आज कमजोर था, साथ ही आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में आपको वीकनेस दिखी खबर के दम पर। बायोकॉन नतीजों से पहले सुस्त। ओबरॉय रियल्टी, एसबीआई कार्ड्स नंबर्स के बाद सीमेंस में सुस्ती थी। मनापुरम अच्छी तेजी के बाद आज थोड़ी मुनाफा वसूली इस काउंटर में भी आई है। तो एक्शन दोनों तरफ का रहा है, बट मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी मूव थी। 0.5% ऊपर आपको स्मॉल कैप इंडेक्स दिख रहा है और मिड कैप इंडेक्स ने आज नया रिकॉर्ड हाई बनाया है, 1.5% ऊपर मूव करते हुए। इंडो काउंट, जेएसडब्ल्यू एनर्जी इन दोनों स्टॉक्स के अच्छे नंबर थे। एनएलसी इंडिया, इरकॉन इंटरनेशनल, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, गॉडफ्रे फिलिप्स, इमामी ये भी कुछ काउंटर से जहां पर अच्छी तेजी रही है। और बीएससी 4.5% ऊपर था, इस पर भी रखें। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन आज के बाजार का। दिन की ऊंचाइयों के करीब बंद होने में कामयाब होता हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी भी अच्छी रिकवरी के साथ। 635 आपको चाहिए था, आ गया 635 पर ही बंद हुआ। बिल्कुल वो लेवल एग्जैक्ट परफेक्ट आते हैं। हाँ बिल्कुल, इसीलिए जब और क्या होता है जब हम बार बार कहते हैं लेवल पे ट्रेड करना, लेवल पे अपने आप वो लेवल पे वॉल्यूम होकर अपना आ जाता है। हाँ, वो भी फर्क पड़ता है, तो सबका पार्टिसिपेशन वहीं पर होता है, उससे भी फर्क पड़ जाता है। फाइनल क्लोजिंग थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे, लगभग इन्हीं लेवल के आसपास आपको आती हुई दिखेगी निफ्टी पर। पिछले 10 सालों में क्रेडिट कार्ड्स रखने वाले लोगों की संख्या में हुई है बढ़त 4 गुना की जाम, लेकिन अब इसके डिफ़ॉल्ट बैंकों के लिए चिंता का कारण बन रहे हैं। मार्च 2022 तक क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट की रकम थी 3,000 करोड़ रुपए के आसपास, सिर्फ 3,000। अब मार्च 2023 2 साल में ये होगी 4,000 करोड़ के आसपास। शाम 6 बजे इसी पर होगी चर्चा। क्रेडिट कार्ड के बढ़ते आउटस्टैंडिंग की वजह के जानने समझने की कोशिश करेंगे। डिफ़ॉल्ट करने से सिबिल स्कोर कैसे ख़राब होता है, भविष्य में दिक्कतें क्या क्या आएगी, और क्रेडिट कार्ड का बिल मैनेज करने का क्या तरीका सही है, और कभी अगर आपके पास कैश की किल्लत हो तो डिफ़ॉल्ट से बचने के तरीकों पर भी होगा विचार। तो क्रेडिट कार्ड से जुड़े हुए आज आपके सभी सवालों के बढ़िया जवाब मिलेंगे आपको। क्रेडिट कार्ड का मकड़ जाल, ये है आपके लिए विशेष शो। पंकज मठपाल साहब होंगे एमडी ऑप्टिमा मनी के, और मुकेश गुप्ता साहब होंगे सर्टिफिकेट फाइनेंशियल प्लानर, इन दोनों से करेंगे बात हम। ये शाम होगी 6 बजे। उसके बाद एसआईपी से निवेश पर लोगों का भरोसा बढ़ता जा रहा है। एमफी के डेटा के मुताबिक जुलाई में सिप
15,243 करोड़, यानी कि पहली बार 15,000 करोड़ के पार निकला है आंकड़ा। तो एसआईपी का पैसा लगातार आ रहा है। इसके साथ ही निवेशकों ने हाइब्रिड और लिक्विड कैटेगरी में भी बढ़ चढ़कर निवेश किया है। शाम 6:30 बजे इसी पर होगी चर्चा। सिप से मुनाफा हाई है। हमारे साथ होंगे हेमंत रुस्तगी, विश्वजीत पराशर। रात 8 बजे की प्राइम टाइम बुलेटिन। इन दिनों मुंबई सहित महाराष्ट्र और दिल्ली सहित देश के कई इलाकों में वायरल फीवर फैला हुआ है। बड़े शहरों में अब तक 20% लोग वायरल का शिकार हो चुके हैं। दिक्कत यह है कि इस बार वायरल अटैक में इन्फ्लुएंजा के साथ कोविड का नया वेरिएंट EG.5.1 भी शामिल है। याद नहीं रहेगा। ऐसा लगता है कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। ओके, दूसरी दिक्कत यह है कि कोविड के इस नए वेरिएंट और इन्फ्लुएंजा के लक्षण एक जैसे हैं। तो आज इसी पर होगी हमारी चर्चा। जानेंगे कि इस वायरल अटैक से बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। वायरल का वार, गरगर बुखार, ये हमारी आज की कवर स्टोरी। और दूसरी कवर स्टोरी में बात होगी चीन की। कमज़ोर इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा से पहले चीन की रिकवरी की पोल खुल गई है और अब वहाँ डिफ्लेशन आ चुका है, यानी कि उत्पादों के दाम तेज़ी से कम हो रहे हैं। आप कहेंगे कि उत्पादों के दाम कम होना तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा है नहीं। दाम जब इतने कम होने लगे कि लोगों को बिजनेस करने में ही दिक्कत हो जाए, मार्जिन सिकुड़ने लगे और इकोनॉमी मंदी में जाने लगे, तो इसे कहते हैं डिफ्लेशन और ये आर्थिक संकट बन जाता है। आज चीन के डिफ्लेशन का पूरा एनालिसिस होगा, उसका असर भारत और दुनिया भर में क्या होगा ये जरूर हम आपको बताएंगे। चीन में डिफ्लेशन, दुनिया में टेंशन, क्वेश्चन मार्क। हाँ, क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क के साथ आज की स्टोरी। ये है आपके लिए आज का कार्यक्रम। बाजार बंद होने के बाद फाइनल फिगर आपके सामने 61 पॉइंट ऊपर लिफाफा लेवल पर बंद होते हुए 19,632 निफ्टी पर 149 अंकों की मजबूती रही। सेंसेक्स में 65,995, 5 पॉइंट और बढ़ जाते तो 66,000 ही हो जाते। 83 अंकों का नुकसान रहा निफ्टी बैंक में। 44,885, 44,875 का लेवल था, उसके नज़दीक बंद होते हैं बैंक निफ्टी पर भी। ये है आपके लिए आज की क्लोजिंग। 76 अंकों पर डाउ फ्यूचर्स, 48 अंकों पर नैस्डैक फ्यूचर्स। अमेरिका में मजबूत कारोबार की उम्मीद आप कर सकते हैं और निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी अच्छी मजबूती के साथ आज बंद होते हुए आपको नजर आएंगे। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या गिरने वालों के मुकाबले में कहीं बेहतर। विदा लेने का वक्त। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशु सर, सनी जी और साथी सचिन जी का भी शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। कल सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात और कल का दिन है बेहद अहम, क्योंकि कल आने वाली है आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी। जल्दी से आपको बता दूं पॉलिसी पर हमारी क्या है विशेष कवरेज। 10 बजे से पॉलिसी होगी, 9:45 बजे से कवरेज शुरू होगी। बग्गा साहब होंगे, अतिल जोशी साहब होंगे, विकास खेमानी साहब होंगे, वृंदा जगीरदार जी होंगी और बाकी सारे आपके हमेशा वाले एक्सपर्ट्स तो होंगे ही। और मृत्युंजय भी हैं अभी से हमारे साथ बताने के लिए कमोडिटी बाजार का अपडेट। मृत्युंजय बताएं। बिल्कुल सर, और एक्शन इस वक्त मार्केट में बढ़ता हुआ दिख रहा है। कच्चे तेल में तेजी है, 86 के ऊपर है ब्रेंट और एमसीएक्स पर भी 6,900 के लेवल को मार्केट ने पार कर लिया है। तो अच्छी खासी तेजी का माहौल कच्चे तेल में बनता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा एग्री मार्केट में भी तूफानी तेजी है, खास करके ग्वार में और टर्मरिक में। तो अब आपको इस भाव पर क्या करना चाहिए? क्या ये लेवल कच्चे तेल में बाइंग का लेवल है? क्या आज आपको 7,000 से ऊपर का भाव दिखेगा एमसीएक्स पर? यह हम आपको बताएंगे।